नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। और हम दे रहे हैं आपको अभी जो पेपर आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और बाकी तमाम जितने सारे और एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए कुछ एक अच्छी सी क्लास लेकर आए हैं। वो क्लास अमूमन देखा जाता है कि बहुत कम लोग पढ़ाते हैं उसको, तो मुझे लगता है कि मैं उस पर एक आपका साथ दे दूँ थोड़ा सा। और कई बच्चों की डिमांड भी थी कि इस तरह की एक क्लास दे दीजिए तो ठीक रहेगा। तो मैं इसकी क्लास को लेकर एक समराइज क्लास है, इसको डिटेल में क्लास नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम एक मैराथन टाइप पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में सब चीज़ पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा समराइज करके पढ़ेंगे और कभी आगे जाके फ्यूचर में जब डेप्थ में पढ़ेंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक अलग से करेंगे, यूनिट बाय यूनिट। लेकिन बहरहाल जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे समराइज और एकदम बिल्कुल आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि क्या चीज़ है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आज हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पर बात करेंगे जो टीचिंग में काम आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए आईसीटी की तो कंप्यूटर की दुनिया में ये सबसे भरा पड़ा है, लेकिन वो कंप्यूटर की दुनिया और नेटवर्किंग की दुनिया को मिला के जब एक दुनिया में आते हैं और वो दुनिया का नाम है टीचिंग की दुनिया में आते हैं, तब इस आईसीटी का एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसके एप्लीकेशंस होते हैं, वो हमारी टीचिंग के लेवल को बढ़ाते हैं। और जो नई एनईपी है जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, उस पर कितने इस पर काम करते हैं, कौन कौन से मॉडल्स है, कितने काम करते हैं, इन तमाम सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, उसके बेसिक रूट्स को जानना पड़ेगा, उस बेसिक टूल्स को जानना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बेसिक का आपको ओवरव्यू देता हूँ कंप्यूटर के बारे में। उस कंप्यूटर ओवरव्यू के बाद में हम उस मॉडल्स पर आ जाएंगे जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन तीन नामों से मिलकर बना होता है कौन सा, आईसीटी। अब आप जब भी इन चीज़ों को देखोगे, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर में कहीं नहीं कहीं जाके क्या, जब हम इनपुट देते हैं और इसको प्रोसेस होने के बाद, जब कंप्यूटर में इनपुट देते हैं प्रोसेस होने के बाद में निकलती है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन पूरा होगा उसके बाद में ही ये काम लागू होगा। तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना का मतलब है उसके बाद प्रोसेस होने के बाद में जो आएगा उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसकी कहानी को जो पूरा करते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यानी जो हमारे पास कोई सूचना है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, सूचना मतलब कोई भी कंप्यूटर है अपना सही तरीके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है। उसको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट का मतलब होता है यहाँ से लेके वहाँ तक भेजता है। जब ये भेजता है तो किस तरह से भेजेगा, कोई तो माध्यम होगा उसका, उस माध्यम का नाम है टेक्नोलॉजी। क्या होता है उसका नाम, टेक्नोलॉजी। इसीलिए इस पूरे चीज़ को बोला जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज़ें काम करती है। और इसी चीज़ को जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है किस में आती है, जैसे बुक्स है, हमारे लेसन्स है यानी पढ़ाए जा रहे हैं, वो हमारे लेक्चर्स है जो पढ़ाए जा रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें। उसके अलावा मटेरियल है जो मतलब किताबों का है, पीडीएफ में है, कुछ भी हो, इन तमाम सारी चीज़ों को हम जब पढ़ाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। इस इन्फॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, स्टूडेंट्स को। किसको करेंगे, स्टूडेंट्स को। तब क्या करते हैं, हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो हम भेजेंगे किससे, वाया टेक्नोलॉजी। किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसे भेजेंगे। उसी को पूरा कहते हैं आईसीटी इन टीचिंग एग्जाम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एक बीएड में भी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का कॉपी है। तो अगर बात की जाए, चलो ठीक है, इसको बदलते हैं। पहले तो इसका बैकग्राउंड बदल देते हैं दोस्तों ताकि ये ठीक रहे। चलिए, हाँ, बढ़ लेते हैं। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा समझिए मेरे साथ में। जब भी आप कभी यूज़ करते हो आप, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं पीसी, और इसको अपनी भाषा में बोला जाता है सिस्टम, और उसको पूरी अपने घर की भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। राइट, ठीक है। ये क्या है, सिस्टम। मैं हटा देता हूँ ताकि आपको, ये पीसी हो गया। ये पीसी किससे बनता है साहब, हार्डवेयर और प्लस में किससे, सॉफ्टवेयर। इन दोनों से मिलके क्या बनता है, ये क्या बनता है, पीसी बनता है। क्या बनता है साहब, पीसी बनता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये किससे बनता है, इन दोनों से मिलके। राइट, सेम एज इट इज मेरे पास ये पीसी तैयार हो गया, यानी कंप्यूटर तैयार हो गया, जिसको लैपटॉप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सेम एज इट इज मैं इस साइड में कर लेता हूँ, एक और मैं पीसी तैयार करता हूँ। ठीक है, ये किससे बना है, हार्डवेयर, करेक्ट, हार्डवेयर में समझा दूंगा, और सॉफ्टवेयर, ये दोनों से मिलकर बना है। ये भी किसका बना है, ये दोनों को मिला देता हूं मैं, ये इससे मिला है और इन दोनों को मिलकर बनता है पीसी। राइट, ये दो पीसी है। तो एक पर्सन है हमारे पास, एक यूजर वन है, मान लीजिए ये यूजर वन है यानी कि आप हो,
और ये यूजर 2 है, ये कोई दूसरा है आपका, मतलब कोई रिश्तेदार है। अब आपको क्या करना है कि भाई पहले तो ऐसा सीन होता था कि किसी को पढ़ाना होता था, आमने सामने बैठ जाते थे, एक टीचर बैठता था, सामने बच्चा बैठता, ट्यूशन चल रही है, वो बताता रहता था, पढ़ाता था। अब कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। क्या, एक व्यक्ति बैठा है, ये कोई दिल्ली बैठा है, और ये कोई बच्चा बैठा है, वो कहीं बैठा है, कहाँ पर, मान लीजिए मुंबई बैठा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहाँ कॉन्टैक्ट होगा, तो वाया कहीं ना कहीं तो इंटरनेट होगा, कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अब क्या करता है ये पीसी जो हम बात कर रहे थे, इस पीसी को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये जो हमारे पास है वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा इस पीसी के साथ में। लेकिन क्या करता है, ये पैकेट्स में अपना डेटा भेजेगा। किसको बोलते हैं, पीसी के बोलते हैं इसको, पैकेट। ये पैकेट्स किसके थ्रू भेजेगा, ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसमें यहां भेजेगा किसमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है क्लाउड, ठीक है। ये क्लाउड का मतलब होता है जहां डेटा शेयर करते हैं, उसको सर्वर बोल सकते हो। चलो एक और नाम लेता हूं, यानी आपका डेटा कहीं पड़ा होगा सर्वर को, ये सर्वर क्या करेगा, आप इसको भेज दिया डेटा, और सर्वर क्या करता है, इधर मोड़ता हूं मैं कुछ हरे कलर के, ये डेटा ये कहता है भाई ये मुझे पढ़ा रहा है, एज ए टीचर है ये, ठीक है। और ये क्या है कि स्टूडेंट है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अब ये डेटा इसको, तो ये क्या करेगा, इसको भेज देगा सर्वर को। सर्वर क्या करता है, इसको यहां लाता है और यहां से इसको डिक्रिप्ट करके यहां भेज देता है। ये पी के यहाँ पी, ये जो PCK का मतलब होता है एक पैकेट, यानी पैकेट का मतलब है जो उसने पढ़ाया वो यहाँ पर मिल रहा है। यानी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपके पास, जो वीडियो मिल रहा है उसको एज ए पैकेट मान लीजिए। ये वहाँ से वहाँ तक जाता है किसके थ्रू, ये सर्वर है जहाँ डेटा स्टोर हो सकता है। डेटा मतलब जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ ये अपलोड हो रहा है, ये जो हो रहा है इसकी इस भाषा को क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। क्या बोलते हैं उसको, अपलोडिंग। लेकिन ये जो जा रहा है, ये कहाँ पर, इस साइड जो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग, ठीक है। तो खेल क्या चल रहे हैं, अपलोडिंग और डाउनलोड के बीच चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये जो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो गया है, ये जो जा रहा है उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन, संचार हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई संचार, यहां कोई चीज है, यहां भेजी है क्लाउड सर्वर को, सर्वर क्या करता है, उसको वापस भेज देता है किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहां जाता है। अब इसको कम्युनिकेट करने वाला जो है, उसका माध्यम है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेट। क्या बोला जाता है, इंटरनेट। इंटरनेट किससे जुड़ा होता है भाई, इसको बोला जाता है, इसकी परिभाषा ही ऐसी है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी बहुत सारे नेटवर्क मिलके क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोड्यूस करते हैं। और ये इसको कैरी करता है कौन, ये वाला। तो इससे क्या हो जाता है, कम्युनिकेट, यानी यहां से यहां चला जाएगा। अब देखिए ये सारा सेटअप आपको दिख रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक डेटा भेजने का काम है, वो कम्युनिकेट हो रहा है। लेकिन कम्युनिकेट होने के कारण मुझे क्या करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जाके मुझे क्या करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ रही है। क्या यूज करनी पड़ रही है भाई साहब, टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ रही है। तो मैं यहां पर क्या यूज करता हूं, टेक्नोलॉजी। और जो टेक्नोलॉजी मैं यूज करता हूं, उसी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बना के, तो यानी कि ये मेरा सिस्टम है, यानी सिस्टम के पास में क्या है, इंफॉर्मेशन। क्या है भाई साहब, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस में भेज रहा है वो, पैकेट्स में। और पैकेट्स आके किस में जाएगा, सर्वर में, अपलोडिंग के पर। ये डाउनलोडिंग करेगा इधर वाला यूजर, इसको बोला जाता है पैकेट यहाँ आएगा और यहाँ पर क्या कर देगा, खोल देगा। कई बार ये सवाल ये पूछा जाता है कंप्यूटर में, ये जो पैकेट भेजेगा वो किस फॉर्मेट में भेजेगा, तो इसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड। क्या बोलते हैं इसको, इनक्रिप्टेड। यानी कि आपको क्या कर देगा, एक पासवर्ड में इनक्रिप्ट कर देगा, उसको क्या कर देगा, बांध देगा, इस तरह से लॉकिंग कर देगा जिसमें सिक्योरिटी रहे। और यहाँ जो पैकेट मिलेगा उसको यह क्या करेगा, डिक्रिप्टेड, यानी कि उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा वापस। यानी अब इस बात को क्या कर रहा है, ये इंक्रिप्शन कर रहा है, वाया टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरे वाले पीसी के पास मिल रहा है, वो डेटा जो भेज रहा है, चाहे मेल हो या वीडियो हो या ऑडियो हो या बुक हो, कोई भी हो, वो यहाँ तक पहुँच रहा है। वो किसके थ्रू पहुँच रहा है, इन्फॉर्मेशन वाया कम्युनिकेशन, और किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो इसका मतलब इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हमें क्या बोला जाता है, ICT, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये बात यहाँ तक समझ में आई आपको। अगर ये समझ में आ गई है तो हम इसी को इंप्लीमेंट करते हैं किसमें, आइए शुरू करते हैं इसमें, क्या, टीचिंग में। तो टीचिंग को मैंने एग्जांपल देके बताया, मैंने एक टीचर है, इसको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो वाया टेक्नोलॉजी यूज करते हुए पढ़ा रहा है। इसका मतलब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग सारा चीज हो चुका है। अब समझते हैं इस कंप्यूटर को। हम सबसे पहले जानते हैं इस कंप्यूटर का खेल क्या है, जिसका काम हो रहा है। कंप्यूटर बेसिकली अगर बात की जाए तो दो चीजों से बना होता है। क्या,
एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। आप समझिए थोड़ा सा। अब हार्डवेयर की बात की जाए तो इसमें दो तरह के डिवाइस होती है। एक होते हैं इनपुट डिवाइसेस, नाम सुना होगा। एक होती है आउटपुट डिवाइसेस। यानी इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, अब ये सुनिए मेरी बात। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को कहीं ना कहीं इनपुट के तौर पर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कभी डेटा उसको दे रहे हो तो इनपुट कहाँ से दोगे, पेन ड्राइव के थ्रू दे दीजिए। आप कीबोर्ड के थ्रू इसको इनपुट देते हैं, बिल्कुल दे दीजिए, इनपुट डिवाइस है। आप कैमरा का एक्सेस ले रहे हो तो यानी कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप एक लाइट पेन यूज कर रहे हो, इनपुट डिवाइस है। यानी कि आपने उस पीसी को, उस सिस्टम को कुछ न कुछ दे रहे हो वाया किसी भी मेथड से। तो जो दे रहे हो, जिस मेथड से दे रहे हो वो डिवाइसेज हैं। जिस डिवाइस के थ्रू आप दे रहे हो उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है फंडा? यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो क्या करती है, कंप्यूटर को सिर्फ क्या करती है, देती है। कंप्यूटर के अंदर क्या है, डेटा भरती है, उसका काम सारा इनपुट डिवाइसेस है। जब कंप्यूटर के पास डेटा के तौर पर, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, किसका फॉर्मेट है, डेटा के फॉर्मेट में क्या करता है, जब भी कोई डिवाइसेस क्या करती है, डिवाइसेस होती है, वो इनपुट देती है डेटा के फॉर्मेट में, तो वो सारी की सारी कौन सी कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस। चलिए आउटपुट में आ जाते हैं। वो डिवाइसेस जिससे डेटा निकलने के बाद इंफॉर्मेशन, सवाल कई बार बहुत बार ये पूछा जाता है, क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन। इनपुट हमेशा डेटा लेता है और आउटपुट क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। अब इंफॉर्मेशन किसी क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि एलईडी, एलसीडी, प्रिंटर, सब चीजें आप देख रहे हो, ये सारी के सारी डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, जो क्या करती है, आउटपुट देती है। आउटपुट कैसे हो सकता है, डिजिटली भी हो सकता है, प्रिंट के माध्यम से भी हो सकता है, और बाकी और कई मेथड्स होते हैं, इसको भी दिखा सकते हैं। वो क्या करते हैं, सारे कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सारा का सारा खेल दिख रहा है आपको, ये खेल चल रहा है क्या, हार्डवेयर का। इस हार्डवेयर में अगर हम और ऐड करते हैं थोड़ा सा इस हार्डवेयर, तो इसको ऐसा बोला जाता है, इनपुट डिवाइस में जुड़ने वाले सारे के सारे डिवाइसेस हो, इसको बोलते हैं पेरिफेरल, आपने पढ़ा होगा। इसके साथ में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं सीपीयू, जिसका है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इस सीपीयू के अलावा बात की जाए, एक आता है, आपने सुना होगा, मदरबोर्ड है। इसके इस तरह से आपके क्या है, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर के सारे कनेक्टिविटी है। ठीक है, इसके साथ साथ में अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। मैं बहुत ही आपको ब्रीफ व्यू दे रहा हूँ, यानी आप इसको पढ़ चुके हो, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि सिस्टम को यूज़ करेंगे जब आपको मालूम चलेगा कि आईसीटी कहाँ यूज़ हो रही है। तो हमारे सारे डिवाइसेस में इनपुट और आउटपुट हो गए, यानी हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बनते ही हमारा क्या तैयार हो गया भाई साहब, पीसी होगा, इसका हार्डवेयर का एक हिस्सा हो गया। अब सॉफ्टवेयर बात करते हैं। सॉफ्टवेयर आपकी बात की जाए तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक बोलते हैं इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसको डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखना, बस इतना ही बताऊंगा आपको, ओवरव्यू देता हूं। क्या कहता है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसकी अगर मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये डायग्राम बनाते हैं, ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर जो काम करेगा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर जो काम करेंगे वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो कोई पूछे कि हार्डवेयर पर कौन काम करता है, तो बोलना सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तभी याद करना, ये जो एप्लीकेशंस होती है, अब मैं तीनों चीज समझा देता हूं। क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, ये एक एनवायरनमेंट देता है दोस्तों। क्या देता है, एक एनवायरनमेंट देता है, किसकी, हार्डवेयर को चलाने के सारे इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन इसी तरह चलता रहता है। तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, हार्डवेयर को रन करता है, बायोस को सेटअप करता है, यानी कि जो कंप्यूटर को एनवायरनमेंट देता है, कंप्यूटर और हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच की कम्युनिकेशन जो करवाता है ना, जिसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। जिसका मतलब ये मान के चलिए ऐसा कि पार्टी वाइज बात करते हैं, एक कांग्रेस पार्टी एक बीजेपी पार्टी है, तो हम पॉलिटिकली बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये सत्ता है, ये पूरा भारत है, इंडिया है, इस इंडियन गवर्नमेंट पर किसका शासन है, इस इंडियन गवर्नमेंट पर अगर शासन की बात की जाए तो शासन किसका हो सकता है, ये है मान लो बीजेपी गवर्नमेंट का। इस बीजेपी गवर्नमेंट का ना मतलब है एक अपना काम होगा, वहाँ मंदिर होंगे, वो निर्माण होगा, उसका ये होगा, मतलब बीजेपी की विचारधारा से काम होगा।
सेम एज इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉरी दूसरा है कांग्रेस आते ही क्या करता है, फिर बदल जाता है। फिर बदलने का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर उसमें काम कर लेता है क्या, कि भाई अब दूसरा काम चालू हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा होता है दोस्तों। क्या होता है कि भाई एक एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं, जिसको विंडोज़ बोल सकते हैं, मैकबुक में होता है, आप जानते हो, हाँ मैकबुक का होता है, विंडोज़ का होता है, उबंटू होता है, जो सबका अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी किसी भी कंप्यूटर का एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। उस एनवायरनमेंट पर चलने वाली जितनी सारी एप्लीकेशंस जो हमारी क्या होती है, पर्पस के अकॉर्डिंग, जो हमारा उद्देश्य होता है उसके अकॉर्डिंग जो चल रही है, वो सारी सारी कौन सी होती है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीन तरह के समझ में आ गया आपको। हार्डवेयर कौन चलता है इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको रन करता है, और इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो रन होती है वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है वो सॉफ्टवेयर सारे तीनों चीज़ों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, तीनों में चल सकती है। वैसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, तीनों पास अथॉरिटी मिलती है, वो सारे सारे कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि एंटीवायरस को हर जगह हार्डवेयर में जा सकते हैं, और एप्लीकेशन में देख सकते हैं, वो सिस्टम में भी देख सकते हैं, तीनों जगह एंटीवायरस देख सकते हैं। ऐसे चेक डिस्क, स्कैन डिस्क, इस टाइप के ये चीज़ होती है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाता है, ये तैयार हो जाता है। ये क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात, ये जो तीनों दोनों चीज़ तैयार हो जाती है हमारी, तो हमारे पास एक चीज़ मिल जाती है क्या, कि हम कंप्यूटर को बना सकते हैं क्या, एक हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर मिला के। अब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल तो गया है, लेकिन मुझे इसको करना क्या होगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या होगा, जब हार्डवेयर और कंप्यूटर मिल जाता है तो हमारे पास एक चीज़ बच जाती है क्या, हम क्या करते हैं उसको नेटवर्किंग से जोड़ते हैं। पहले तो तैयार करते हैं इस मसौदे को कि पहले चलो एक काम कर लें, नेटवर्क जोड़ते हैं। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जैसे जुड़ जाते हैं तो हम कंप्यूटर के नेटवर्किंग में आते हैं। जब नेटवर्किंग की बात की जाए तो इसका मतलब आप ऐसा समझिए कि इंटरनेट पूरे भारत में होता है, वो एकदम फ्री है, एकदम फ्री है। तो सीन क्या होता है कि भाई साहब नेटवर्क बनेगा कैसे, तो सबसे पहले एक यहाँ टावर होता है, इस टावर के नीचे जो जो दो और टावर लगे होते हैं वो इस तरह टावर होते हैं, फिर इसके नीचे भी दो टावर होते हैं, ये लगे होते हैं, ये इसके नीचे भी दो टावर लगे हैं, ये लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेयर बाय लेयर। लेयर बाय लेयर में समझ रहे हो आप, लेयर बाय लेयर का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, इस रूट लेवल को जब यहां से कोई कॉल का बात करता है, नेटवर्क जोड़ना शुरू करता है, तो एक पाथ बनता है। ठीक है, इस पाथ से क्या करते हैं, वो इस तरह से ये पाथ बनता है और यहां तक ये चला जाता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढता है, और ये जो शॉर्टवेट पाथ ढूंढ रहा है ना, ये किससे ढूंढता है, नेटवर्क से। किससे ढूंढता है, नेटवर्क से। और नेटवर्क से ढूंढने का मतलब होता है जितने सारे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहलाता है क्या, इंटरनेट। क्या कहलाता है, इंटरनेट। अब दोस्तों देखो, ये इंटरनेट आपके समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट आ गया। अब इससे हमारा क्या सीन होगा कि हम पैकेट को यहां से भेजेंगे तो ये क्या करेगा, एक रास्ता ढूंढेगा, उस रास्ते के थ्रू क्या कर देगा, वो यहां जाएगा, और यहां जाने के बाद में पूरा क्या होगा, ये मान लीजिए यूजर 1 है, यहाँ से पैकेट भेजेगा, ये उसको रास्ता पकड़ेगा, और रास्ता पकड़ने के बाद ये यूजर 2 है, इसके पास ये पहुँच जाएगा। अब इससे पहुँचने के बीच में कितनी सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, कितना कुछ होता है, ये तमाम सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, एक माध्यम होता है। क्या होता है, इसको हम जोड़ते हैं, कनेक्टिविटी देते हैं। ये सब जोड़ने के लिए हमें यूज होती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब ये चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी आ गई है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। अब हमें ये जानना है इस आईसीटी की दुनिया में कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि इसके पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे ही आ जाता है तो आपको ये बोलना है क्या, कि भाई ये काम करेगा क्या, जो मेरा हार्डवेयर है, कौन सा, ये जो मेरा हार्डवेयर है, इसको चलाने के लिए मेरे पास कोई तो इंस्ट्रक्शन चाहिए। क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, जिसको हम बोलते हैं विंडो, अगर सीधी बात की जाए, है ना। अरे अगर किसी के पास आईओएस मतलब मैको है ना, तो उसको मैकिन्टोश बोलते हैं। ठीक है, दूसरा और उबंटू भी आता है, लाइनक्स, एक और नाम दे देता हूं, लाइनक्स। ठीक है, अब सीन क्या हो रहा है दोस्तों, ये इसके इंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयार है। भाई साहब मुझे ये चाहिए, इसको हार्डवेयर को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, मुझे हार्डवेयर चलाने के लिए किसी भी कीमत पर इंस्ट्रक्शन चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, इस इंस्ट्रक्शन को लेकर मैं क्या करूँगा, यहाँ ग्राफिक्स के तौर पर दिखाऊँगा।
जिसको हम बोलते हैं किसे फोल्डर बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं, है ना, इस तरह से। इस ग्राफिक्स को दिखाने वाला एक मंत्र होता है जिसको बोलते हैं GUI, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोला जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसको इंटरेक्ट करती है, दिखाती है। मतलब जो होता है एक्चुअल में CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या करता है, उसको ग्राफिक में दिखा देता है, इसलिए उसको GUI बोलते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब क्या करता है साहब, इस विंडो के अंदर ये हमारे पास क्या होता है, ये हार्डवेयर है, इसको क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई तुम्हें क्या करना होगा। उदाहरण के तौर पर कि मुझे 2 + 4 + 3 + 6 जोड़ना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर नहीं जोड़ रहा है साहब, ये कौन जोड़ रहा है? हार्डवेयर जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? हार्डवेयर जोड़ रहा है। और हार्डवेयर की नाम जो बोला जाए तो उसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जोड़ रहा है, ठीक है। इस डेप्थ में इतना जाना नहीं है, आपके सवाल नहीं आता इतना। अब इसको जोड़ता है तो उसका जोड़ने का काम तो हार्डवेयर का है। किसका काम होता है? हार्डवेयर का। लेकिन इसको इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेगा भाई साहब क्या तुम जब जोड़ दो, पहले तो लो तुम इनपुट ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही तुम्हें प्रोसेस कर दो यानी जोड़ दो, तो मुझे आउटपुट देना। और आउटपुट किससे दिखता है? आउटपुट दिखता है ग्राफिक्स में। यानी कि हार्डवेयर क्या करता है, उसको जैसे जोड़ता है उसके पास किसके पास मिल जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो काम करने वाली एक एप्लीकेशन होती है, वो कहता है दिखाऊंगा मैं साहब, मेरा काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब चीज़ों की बात की जाए तो हार्डवेयर एक बीच का सैंडविच वो सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन को, हार्डवेयर को, दोनों को बीच में संभालता है। अब आते हैं दोस्तों क्या, इसी चीज़ को आता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये काम की चीज़ है, दोनों चीज़ आपकी। अब क्यों है काम की, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन को जैसे नाम याद है, ये किस पर रन होता है? कभी पूछे, यह हार्डवेयर पर रन होता है। अब सवाल आपके पास कभी भी आ जाए तो किस पर रन होता है? ये हार्डवेयर पर रन होता है। हार्डवेयर पर रन मतलब ये, सॉरी माफी, ये किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन होता है। यानी वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस पर होता है? हार्डवेयर पर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही रन होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि अब जब एप्लीकेशन, आप इसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। जब भी कभी नया सॉफ्टवेयर उस पर डालते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंस्टॉलेशन। जब भी आप इंस्टॉलेशन देते हो तो देते ही उसके पास में क्या आ जाता है? तुरंत का तुरंत, और तुरंत का तुरंत क्या हो जाता है? वो उसमें कॉपी हो जाता है रोम के अंदर, और वो क्या करता है? इसके ऊपर रन होता है। किसके ऊपर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होता है। अब सुनिए मेरी बात, यहां आती है आपकी ICT का काम। इस एप्लीकेशन को, इसका मतलब कोई पर्पज होगा। इस पर्पज को पूरा करने के लिए उद्देश्य चाहिए हमें। एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें एक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ता है। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ता है हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उदाहरण देता हूं, सबसे पहले आपने कभी सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस, नाम सुना होगा? MS ऑफिस। इसके कई पार्ट है जिसको हम MS वर्ड बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने। MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जो डॉक फाइल होती है उसकी। कौन सी फाइल होती है? डॉक फाइल होती है। ऐसे ही एग्जांपल है MS एक्सेल। इसकी कौन सी फाइल होती है? XLS फाइल्स होती है। इसका काम होता है किसी की बायोग्राफी लिखना, किसी का कंटेंट लिखना, वो होता है डॉक फाइल। किसी चीज़ों को एक्सेल यूज करना, यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, तमाम सारी चीज़ों को रखना, लेखा जोखा रखना, सारा काम कौन करता है? एक्सेल करता है। इस एक्सेल के अलावा होता है MS पावर पॉइंट, जिसको पढ़ाया जाता है ना, स्लाइड्स होती है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं PPT। ये तमाम, ये आपको जो दिख रही है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशंस। अब थोड़ा थोड़ा आपके क्लियर हो गया मामला कि ये क्या है? एक एप्लीकेशंस। इस तरह की एप्लीकेशन जो हमारे पर्पज को सिद्ध करती है, इस पर्पज को क्या करती है? जो हमें चाहिए उस तरह के डेटा दे देती है, उसे ले लेती है, वो सारी की एप्लीकेशन क्या कहलाती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एज इट इज बता दो किसकी? जैसे उदाहरण के तौर पर आपने नाम देखा होगा गूगल क्लासरूम। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। क्या है ये? एप्लीकेशन है। इसका काम क्या है भाई साहब? इसका काम है जो कोई टीचर, एक टीचर होता है, वो क्या करता है? पढ़ाता है। क्या करता है? टीच करता है। कहां पर करता है भाई साहब? ऑनलाइन। तो क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए साहब, स्टूडेंट्स है ना,
उससे वो कनेक्टिविटी ले ले और उसके साथ में क्या दे दे, उसको मटेरियल दे दे, उसके साथ में क्या दे दे, इसका ऑडियो और वीडियो दोनों बात हो जाए, और प्लस में क्या हो जाए, चैट हो जाए, यानी बातें चैट में भी कर सकता है, और कोई भी चीज़ें उसका क्या कर सकता है, फाइल को वो ट्रांसफ़र कर सकता है, दे सकता है। ये तमाम सारी मेरी पर्पज़ है। इस पर्पज़ को पूरा कौन करता है भाई साहब, मेरा गूगल क्लासरूम। और गूगल क्लासरूम क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यही आईसीटी का मेन पॉइंट है। आईसीटी कहती है भाई साहब मुझे टीचिंग की दुनिया में मुझे अगर बढ़ाना है और इस सिस्टम को बढ़ाना है तो मुझे एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, क्या, मुझे ओवरऑल एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर क्या होना चाहिए, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट बात है। हार्डवेयर तो मेरे पास आपने उसके अकॉर्डिंग दे दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हार्डवेयर होता है। ठीक है भाई साहब, अब कहता है हार्डवेयर तो ठीक है, इस पर काम कौन करेगा, बोलो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर चलने वाली मुझे एप्लीकेशन बनानी है, तो बनाइए, मोस्ट वेलकम। कौन बनाएंगे, उसको बोलते हैं वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं वेब डेवलपर, जिसको वेबसाइट डेवलप करते हैं एक बात, दूसरे वो लोग हैं जो ऐप डेवलपर होते हैं। याद रहेगा आपको, दो लोग होते हैं, एक होता है वेब डेवलपर, एक ऐप डेवलपर। अब ये दोनों चीजों में बात की जाए, अगर कोई चीज वेब के थ्रू आ रही है, वेबसाइट के थ्रू बना रहे हैं, तो उसको वेब डेवलपर काम करेंगे, जो एप्लीकेशन में बदल दे और जो आपके मोबाइल में या फिर आपके पास डेस्कटॉप में इस पर कोई एप्लीकेशन आ रही है, यानी कि एप्लीकेशन आ रही है, वो सारे ऐप डेवलपर होते हैं, राइट। तो उसको अलग बीच में आगे चले जाते हैं, ये कोई मोबाइल डेवलपर है, मोबाइल ऐप डेवलपर है या डेस्कटॉप डेवलपर है, ये अलग बात है। लेकिन ओवरऑल क्या कहता है, इस एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले दो लोग होते हैं, एक वेब डेवलपर होते हैं और एक ऐप डेवलपर होता है। हमारे पर्पज को सिद्ध करता है ये चीज़। ऐसी टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, आईसीटी में यूज करते हैं। बहुत सारी हमारी एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है, बढ़ाना है। हमारा पर्पज क्या है, इसको लॉन्ग लास्टिंग चलना है, इसके हर लोगों को कनेक्टिविटी देनी है। तो अब मेरे पास एक उद्देश्य आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है, अब मैं एक आदमी बैठा हूं यहां पर, ये मान लो जो एक टीचर है और बहुत ही प्रसिद्ध टीचर है, उसके पास बहुत नॉलेज है। इस नॉलेज वाले आदमी को चाहिए कि भाई साहब मुझे यहाँ भी पढ़ाना है इंडिया में, मुझे यहाँ पढ़ाना है अफ्रीका में, ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये मान लीजिए जापान है। इन सब को पढ़ाने का मन है इसका, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाता दोस्तों। क्यों, पहले घर की ट्यूशन से एक व्यक्ति को पढ़ाता था, लेकिन अब क्या कहता है, मैं कैसे इन लोगों को एक साथ पढ़ाऊं। तो वो कहता है मेरी एक ऐप बना दो। क्या बना दो, एक एप्लीकेशन, यानी ऐप बोले तो ऐप बना दो। अब इस ऐप को सभी अपने स्टूडेंट्स को कहता है तुम ये ऐप क्या कर दो, अपना क्या करोगे, इसको ऐप को बोलते हैं कि डाउनलोड कर लो, जो आप लोग भी करते हो ना, कर लिया डाउनलोड, बोल ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कर लो, यानी आप अपने मोबाइल में क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करने के बाद में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन क्यों ऐसा है, इसकी सिक्योरिटी के पर्पज से। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, यूजर नेम और एक मिल जाएगा पासवर्ड। ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज है, ठीक है। ये पूरा काम हो जाएगा किसके, एक ऐप के थ्रू। ये सब में क्या करता है, ये ऐप को मैं प्लस प्लस लिखता हूं, यानी ऐप इसमें सब में डाउनलोड हो गई है, ये सब में डाउनलोड हो गई। अब क्या करता है, जैसे ही ये अपनी क्लास लेगा, पहले एक व्यक्ति को पढ़ा सकता था, अब वो एक को नहीं पढ़ा रहा साहब। क्या हो रहा है, ये इससे भी कनेक्ट हो जाता 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 है। ये एक ही व्यक्ति कई लोगों से आपस में क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। इट मीन्स अब जो ये एजुकेशन है, अब जो आप देख रहे हो ये एजुकेशन है, जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो कौन सी हो रही है, ग्लोबल हो रही है। ग्लोबल जानते हो क्या होता है, यानी ग्लोबल का मतलब है पूरी विश्व भर में एक साथ कनेक्ट करने का काम चल रहा है। यानी अब जो पढ़ाई है ना, जो एजुकेशन है, वो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक नहीं रही है, अब पूरे आप संसार को कनेक्ट कर, तो एक जगह बैठ के ही इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम है ना, सिर्फ और सिर्फ किसका है, आईसीटी का। क्या बात समझ में आ रही है, ये सेम एज इट इज मेथड है, वो आपको दिख रहा है। ये कोचिंग इंडस्ट्री बोल दीजिए, स्कूल इंडस्ट्री बोल दीजिए, या बाकी दुनिया के तमाम जितने सारे एजुकेशन सेक्टर्स है उसमें यूज होता है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, ये जो एप्लीकेशन होते हैं, बस समझते जाना इस बात को, एप्लीकेशन होती है दो तरीके यूज होती है। एक होता है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वाली एप्लीकेशंस होती है वहां पर मिलता है, जिसको स्वयं वगैरह आप देखता हो, या फिर दीक्षा पाठशाला, ई पाठशाला, है ना। तो
पीएम ई एजुकेशन, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की पर। एक होता है क्या प्राइवेट सेक्टर में। भाई गवर्नमेंट अगर पूरी नहीं कर पा रही है, आपको लगता है गवर्नमेंट हर चीज़ों को नहीं कर पा रहे, तो अच्छे एजुकेटर है आपके पास में, तो प्राइवेट सेक्टर में ये दोनों चीज़ें ही आपके पास क्या हो जाता है, एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, राइट। अब ये चीज़ें तैयार तो हो गई दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए, हमें इस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अब इन चीज़ों को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर से तैयार कर लेंगे। इसी को यूज़ करते हम एजुकेशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे किससे, देखिए डिजिटल माध्यम से। किससे, डिजिटल माध्यम से। अब डिजिटल में ई बुक आ जाती है, ई लर्निंग आ जाती है, ई एजुकेशन आ जाती है, ये अदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम क्या करते हैं, डिजिटलाइजेशन करके उसको बढ़ा सकते हैं। ये तमाम सारी चीजें एप्लीकेशन आपको दिख रही है, ये सारी की सारी आईसीटी को कवर करती है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा क्या क्या चाहिए भाई साहब, अब चाहिए हमें क्या, एक तो चाहिए कंप्यूटर, राइट, जिसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। यहां तक आप क्लियर हो गए मामला, एक सिस्टम चाहिए भाई साहब इसके लिए। दूसरा क्या चाहिए, सिस्टम के अंदर क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या चाहिए भाई साहब, वही वाला सिस्टम, और क्या चाहिए, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन सी, वो जो हमें यूज करनी है वो वाली दोनों चाहिए, ठीक है। 3 नंबर क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए भाई साहब मेरे को। अब आप पूछोगे हार्डवेयर में क्या है, मुझे ये बताओ। हार्डवेयर मैंने कहा था क्या, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो कंप्यूटर का क्या चाहिए, इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइसेस, प्लस में क्या चाहिए, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए और क्या चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, अगर मुझे कैमरा लिखना, अगर मुझे पेन टाइप चाहिए, अगर मुझे लिखना है तो, अगर मुझे और क्या चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, अगर मुझे चलाना है तो। ये जितनी सारी मुझे किसी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये सारे के सारी हार्डवेयर मुझे अवेलेबल करानी पड़ेगी। चौथे नंबर पर क्या आ जाता है दोस्तों, 4th नंबर पर, अब मुझे चाहिए क्या, इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट क्या कनेक्शन चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे आजकल लग जाता है, चाहे उसको हम ब्रॉडबैंड बोल दें या फिर लीज लाइन बोल देते हैं। डायल अप तो चल ही नहीं रहे होंगे, ब्रॉडबैंड या लीज लाइन कनेक्शन आप जोड़ सकते हो। इसको जस्ट एक, इसको आपको ये भी कोई कनेक्शन है, फाइबर वाला भी कनेक्शन बोलते हैं इसको, फाइबर केबल, ठीक है, कभी पढ़ा देंगे, इसको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, इससे जोड़ के। कम्युनिकेशन में अलग अलग से बता सकता हूँ, वो अलग है, थोड़ा लंबा जाएगा, हाफ डुप्लेक्स इस तरह से बात नहीं होगी, पहले इतना समझ लीजिए। मुझे इंटरनेट चाहिए, अब इस इंटरनेट का मेरे पास में हो चुका है, तो इसका मतलब मेरे पास में एक और चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। क्या चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, अब कम्युनिकेशन मुझे चाहिए माइक, यानी मुझे बोलने के लिए माइक चाहिए, और दिखाने के लिए मुझे कैमरा है मेरे पास में। और माइक के अलावा कम्युनिकेशन में और क्या चाहिए, मेरे के साथ बुक्स होंगी या फिर मटेरियल होगा जो मुझे एग्जीक्यूट करना है इन चीज़ों के लिए। इन तमाम सारी चीज़ों को मिल के मैं क्या करता हूँ, जोड़ के किसी से कनेक्ट हो जाता हूँ, और मैं अपनी लर्निंग यानी टीचिंग का काम करता हूँ। एक स्टूडेंट होता है वो वहाँ लर्निंग का काम करता है। ये तमाम सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो हम पढ़ते हैं वो पीपीटी जिसको हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि एक्चुअल में ये लोग इस तरह से अपने मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्लियर नहीं हो तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में देना, मैं अगला कोई और सेशन लेके मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब अब तक क्या हो गया कि हमें आईसीटी को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन चाहिए, पर्टिकुलर जो जरूरत है हार्डवेयर चाहिए जिसमें इनपुट आउटपुट कैमरा पेन टैब स्मार्ट बोर्ड जो जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए ताकि हम यहाँ से वहाँ तक डेटा फाइल को भेज पाएँ, और ये कम्युनिकेशन चाहिए जिसमें माइक है और बाकी बुक्स है, मटेरियल है, ई बुक्स है, तमाम सारी चीज़ें चाहिए, नोट्स पीडीएफ में जाए वो तमाम सारी चीज़ें होंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। इस आईसीटी को हम क्या करते हैं, कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों? इसका इंप्लीमेंट करते हैं हम एजुकेशन के सेक्टर में, और इस एजुकेशन के सेक्टर में करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो यूज किया गया है एनईपी 2020 में, इसको मद्देनजर रखते हुए। हालांकि अभी जो चल रहा है इसके से बड़ा चल रहा है, इसको बोलते हैं एआई, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं।
हम इसके बारे में कम पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। इसको NEP 2020 और बाकी मॉड्यूल्स को जानते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं उस PPT वाला मामला। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो सामने दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है, सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल शिक्षा का नया युग। यानी अब आपको समझ में आ गया, ये तमाम सारी चीज़ें क्या चल रही थी, सारी की सारी कहानियाँ था डिजिटल शिक्षा के बारे में बात चल रही थी। यानी अब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो डिजिटल एजुकेशन। चलिए अब देखिए डिजिटल वर्चुअल क्या होता है दोस्त, पहले बता दूं मैं आपको। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है, अगर किसी आप पढ़ा जाए वर्चुअल का, तो ऐसी चीजें जो इमेजनरी यहां रखी गई हो ना, और क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ये चीज यहां रखी गई है, उन कल्पनाओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और उसको क्या करते हैं, जहां चीजों की जरूरत होती है वहां मीट करवा देते हैं। उसी चीज का नाम बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल समुदाय, जिसका मतलब वो वर्चुअल जैसा आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन मानते हैं कि वो यहाँ पर अवेलेबल है। समुदाय है जो मतलब जो आपकी सोसाइटी है। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम, मतलब जो ऑनलाइन है, मतलब जहाँ कोई भी चीज़, मैंने क्या बोला, जब भी कभी आपको दिखे ऑनलाइन वर्ड, इसका मतलब होता है वो किससे जुड़ा हो, इंटरनेट से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? इंटरनेट से जुड़ा होगा। 100% जुड़ा होगा। कितना होगा? 100% जुड़ा होगा इंटरनेट से। राइट। अब सुनिए मेरी बात, इसको समुदाय को जोड़ने के लिए थोड़ा इसको समझा देना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत सारी PPT है, समझिए। यानी ये क्या कहना चाहता है, ये मेरे पास एक समुदाय है, बोला कि ये मेरे यहाँ से पढ़ा रहा हूँ मैं, और ये मेरा एक PC है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, ये मेरी किताब है। एक्चुअली मैं इस किताब को, इसके माध्यम से मैं इन लोगों को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, और ये देखो ये चल रहा है इसके पास, इसके पास, इसके पास, यानी पूरी दुनिया को, जिसको बोलते हैं वर्चुअल दुनिया, है ना, वर्चुअल सोसाइटी है। उस सोसाइटी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस किताब को पढ़ा रहा हूँ वाया किससे? डिजिटल माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। इसी दुनिया को बोलते हैं डिजिटल शिक्षा का नया युग, यानी न्यू एरा ऑफ द डिजिटल एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सुनिए मेरी बात, इसको समझते हैं। कक्षा की 4 दीवारी से बाहर होके अधिगम, मतलब अब क्या बात हो रही है, जब इस एजुकेशन सिस्टम को जब बात करते हैं तो अब क्या चल रही है, यानी हम इस 4 दीवारी में बैठ के, एक रूम में बैठ के जो पढ़ाई करते थे, अब इससे थोड़ी बाहर की दुनिया में आ जाते हैं। बाहर की दुनिया कैसे? ग्लोबली कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना, एक कमरे में बैठ के ट्यूशन बहुत थी एक दूसरे के साथ में। अब एक दूसरे ट्यूशन ना हो के अब क्या हो रहा है, अब आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, अमेरिका बैठे हो, इंग्लैंड बैठे हो, कहीं बैठे हो, आप उसको एजुकेशन दे सकते हो। इट मीन्स कक्षा अब किससे हो गई है? 4 दीवारी से निकल के बाहर हो चुकी है, उसका अधिगम लर्निंग हो गई है। कैसे? ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ऑनलाइन एजुकेशन। जो ये ऑनलाइन एजुकेशन जहां नाम आएगा ना, वहां मान के चलिए किसका नाम हो रहा है, ये ICT को ही वहां पर लेके आ रहा है। ठीक है, उस वर्ड्स को हम ध्यान में रखना। अब क्या कहता है ये? ऑनलाइन शिक्षण अधिगम विद्यार्थियों को डिजिटल संस्थानों के संसाधनों और वर्चुअल प्लेटफॉर्म द्वारा कभी भी और कहीं भी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इट मीन्स आप कहीं भी हो, 24/7 आवर्स, कितने? 24/7 आवर्स आप उसको यूज कर सकते हो, कहीं भी बैठ के। ये है ग्लोबली। इस ग्लोबली में क्या? यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हो, कोई एजुकेशन से आप क्या ले सकते हो। ये कहता है, इसका मतलब कहीं भी आप पढ़ सकते हो। ये देखो, खुद के मन के अकॉर्डिंग जिसमें पढ़ सकते हो, वैश्विक ज्ञान तक पहुंच सकते हो। इसका मतलब कहीं डिग्री भी आप ले सकते हो, जैसे कि MIT वगैरह, अदर कोई बाकी दुनिया की सबसे नंबर 1, 2, 3 यूनिवर्सिटीज़ है, वो क्या करते हैं, अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स देती है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग उसको सीखते हैं और उस पर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इवन उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये किसके थ्रू होता है दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से होता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग होती है। जो टेक्नोलॉजी बेस्ड का मतलब होता है जहां टेक्नोलॉजी यूज हो जाए। मैं टेक्नोलॉजी आपको समझाया, यानी कि जब हम कंप्यूटर की दुनिया की बात करें, वहां टेक्नोलॉजी आ ही जाती है। जब आ जाएगी तो क्या कहता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और मल्टीमीडिया जैसे डिजिटल तकनीकों का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समर्थन देने के लिए कोविड-19 के दौरान इसे महत्व को बढ़ाया गया। कि कोविड जैसी ऐसी जो हमारे पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, तो हम पढ़ाई थोड़ी रोक देंगे। ऐसे लोगों को उस वक्त में क्या किया गया, सब लोगों को ये जागृत किया कि हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं और घर बैठ के भी पढ़ाई हो सकती है। इसी को माध्यम बनाया। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या बोलते हैं, ये मैडम है, ठीक है, ये मैडम क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ा रहे हैं, इसको कनेक्टिविटी देते हैं इस ऐप के थ्रू, और ये यहाँ से करते हुए इन बच्चे को, जो बच्चा हमारे पास यहाँ बैठा हुआ है, इस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है इस PC के थ्रू। यानी मैम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ अपने इनपुट कर रहे हैं डेटा को, डेटा वहाँ इंटरनेट या बाकी लोगों के साथ जाके
क्या करता है, इस बच्चे को दिखाया जाता है, ये डिजिटलाइजेशन है। पहला क्या करता है, ये जो मैडम है, ये जो आपको दिखा रहे हैं मैडम, ये मैडम है, ये क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्ट है किससे, टैब से, उपकरण और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑनलाइन कक्षाएं देते हैं, मल्टीमीडिया की सामग्री, यानी कि हमारे पास क्या चाहिए उस वक्त चाहिए मल्टीमीडिया के, यानी हमारी फोटोज, इमेजेस, जिसको दिखा पाए, विजुलाइज करा पाए किस तरह से पढ़ाना है। और उसके बाद में कहते हैं मल्टीमीडिया की सामग्री, और भी चीज़ें तो ग्राफिकल दिखा सकते हैं हम, उसको अलग अलग ग्राफ बना के बताएंगे इस तरह से बनेगा, इस तरह से यहाँ आएगा, हम उसको ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं रेदर देन सीधी ब्लैक बोर्ड क्लास। फिर डिजिटल असाइनमेंट्स होते हैं, यानी PDF वगैरह उनको बच्चे को दे दिया जाता है। ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आपका टीचिंग है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, इसकी शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या थोड़ा सा इसको समझिए, शिक्षा में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसको समझते हैं। क्या समझते हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास में क्या तरीका है कि भाई एक पूरा इसको लूप बनाया गया ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल को कैसे कहते हैं, ये हमारे पास क्लाउड है। क्लाउड का मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, ये सर्वर भी है, यानी जहाँ से हम भेजेंगे डेटा, क्या करते हैं, ये फाइलें यहाँ से क्या होती है, अपलोड होती है। याद है आपको मैंने बताया था, ये अपलोडिंग का फॉर्मेट है, यानी मुझे यहाँ कंप्यूटर से ये किसको भेजूंगा, क्लाउड में भेजूंगा, यानी कि ये मेरी अपलोडिंग हो गई। अब ये जो यूजर है, ये टीचर है, मान लीजिए ये टीचर है और ये क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, ये स्टूडेंट क्या करता है, टीचर इसको क्या करता है, पढ़ाता है और अपलोड करता है क्लाउड में, और विद्यार्थियों के साथ साथ साझा करता है। और ये जो चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टैब हो या फिर मोबाइल हो, इसके माध्यम से क्या करता है, ये डाउनलोडिंग करता है। उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। कभी आपसे पूछ ले कि कोई भी अगर वीडियो आप अपलोड करते हो, यानी आप पढ़ाते हो, तो क्या करोगे, अपलोडिंग करोगे, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। आप किसी का वीडियो देखते हो तो क्या करोगे, डाउनलोडिंग। ये सारा चीज़ें साइकिल होता है, वास्तविक समय में ऑनलाइन सहयोग करता है, उसका इंटरनेट के माध्यम से एकदम रियल टाइम क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। उसी का नाम क्या है, शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है एक ऐसा सर्वर, क्लाउड का मतलब होता है, आप ये समझ सुने, बादलों में। क्लाउड का मतलब होता है कहीं एक कंपनी होती है जो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। आप जब डेटा भेजोगे उसके पास मिल जाएगा, और वो क्या करती है, आगे आपकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग लिंक कर देता है एक दूसरे से। जैसे ये लिंक बनता है, तो आप उसके पढ़ा रहे हैं, ये सीखने वाले दो आदमी हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में लिंक्ड हो जाएंगे। और ये क्या करता है, क्लाउड इसका एक पाथ बना के दे देता है, भाई तुम ये लेते रहो, यही तुम्हारे पास मार्ग है, बस इस मार्ग के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, जिसको हम यूजर नेम और पासवर्ड बोलते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS, बहुत बड़ा चीज़ है। ये टूल ही 2000 मतलब आप मान के चलिए कि कोविड के बाद तो इसका तो बेशुमार यूज हुआ, और इसका इसी से बेस पर हम काम करते हैं। क्या LMS बोलते हैं, आपका डिजिटल विद्यालय, उसको LMS एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसका उपयोग ऑनलाइन शिक्षण अधिगम के गतिविधियों को संचार को किया जाता है। इट इज़ नॉट ओनली वन टूल टू आप कॉन्फ्रेंस करें या ये बात करें, नहीं, ये तमाम सारे चीज़ों को लर्निंग वाले सिस्टम आता है। यानी हम पढ़ाई के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उस सब को लेके हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ाते हैं। क्या सबसे पहले बताते हैं, क्या ये पाठ्यक्रम बनाना, इसको क्या बोलते हैं, यानी पाठ्यक्रम बनाने का मतलब होता है कि आप कोई भी स्टडी मटेरियल तैयार करना। क्या कर रहे हो, स्टडी मटेरियल तैयार करना। ये किसका काम होता है, LMS कहता है भाई पहले स्टडी मटेरियल चाहिए मेरे को। असाइनमेंट क्विज, असाइनमेंट का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई बच्चे को क्या देते हो, एक क्विज कराते हो, यानी कि आप क्वेश्चन देते हो। क्वेश्चंस का माध्यम क्या हो सकता है, या तो वो क्विज हो सकता है या फिर वो असाइनमेंट हो सकता है। उसको क्या करते हैं, काम देने के लिए काम देते हो। तो ये दोनों चीजें हैं आपके पास में, क्या है, असाइनमेंट और क्विज। आप उसमें क्या करोगे, उसी एजुकेशन सिस्टम में जोड़ोगे। जो LMS चल रहा है वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेके चल रहा है दोस्तों, तो उसी पर आप रहना, बाहर मत जाना, ऑफलाइन में मत जाना, पहले ऑनलाइन चल रहना। इसके साथ क्या क्या करता है, ये जो सामग्री है ये क्या करता है, अपलोड करता है, यानी हमारे पास अपलोड होगी। ये जो हमारे पास वो क्यूज, वो प्रगति क्या उसकी क्या करता है, सामग्री अपलोड हो जाती है। और ये इसको जो क्यूज देता है, क्यूज यानी असाइनमेंट जो काम देते हैं, उस काम का मतलब आपके पास 20 क्वेश्चन दिए, 20 में से आपके कितने सही हुए, 6, 8, 10, 12, 20 के 20। तो जैसे 20 के उसकी प्रगति रिपोर्ट आएगी, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट का चार्ट वहां पर क्या कहते हैं, पेरेंट्स भी देखेंगे, बाकी लोग भी देखेंगे। तो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आना चाहिए, ताकि बच्चे को टाइम टू टाइम क्या मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। इस मोटिवेशन का प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर क्या कहता है, दिख जाएगा बच्चे का, और ये कहाँ जा रहा है, किस रैंक पर जा रहा है। ये सब चीजें क्या होती है, ऑनलाइन चलती रहती है। किसमें, ऑनलाइन, यानी आपको डिजिटलाइजेशन ही चलती रहती है। अब कहता है जैसे इसका युग किसका बोला, मूडल। दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो किसका होता है, मूक का ही एक मॉडल है, जिसको मूडल बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज MIT इसको यूज करती है, मूडल्स को।
गूगल क्लासरूम, अमूमन जितने नॉर्मली क्लासरूम होते हैं जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कम लोगों की संख्या में जोड़ के आपस में, तो उसको बोलते हैं गूगल क्लासरूम। कैनवास भी उसको यूज़ कर सकते हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ वाले कैनवा उसको कैनवास भी यूज़ करते हैं। उदाहरण गूगल क्लासरूम में गृह कार्य और क्यूज अपलोड करना होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को होमवर्क देना है तो गूगल का क्लासरूम बहुत काफ़ी होता है, उसके क्विज करानी है तो भी उसके लिए काफ़ी है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को क्या कहता है, आपस में कनेक्ट करके मैनेज करता है, कौन कहाँ किस तरह जाना है। इसी पार्ट का नाम क्या कहते हैं, एलएमएस बोलते हैं, उसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक चीज सवाल आपके काम का है, याद रखना। मैं सिर्फ आपको ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं दोस्तों, ये इतना इतना ही काफी होगा आपके लिए। कभी डेप्थ में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ते जाइए। मुक्त शैक्षिक संसाधन OER, और उसको ओपन एजुकेशन रिसोर्स, OER को बोलते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसकी सामग्री। ओपन का मतलब होता है, देखिए दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है दोस्तों ओपन और एक होता है क्लोज्ड। एक होता है ओपन, जो मान लीजिए मार्केट में क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, यानी कि कोई उसका पैसा नहीं देना। और एक होता है क्लोज, इसको क्लोज बोल दे दो, इसको बोल दो पेड बोल दो। उसका मतलब होता है कि वो क्या है, पेमेंट आपको देना होगा, यानी क्लोज का मतलब होता है पे करना होगा आपको। अगर ये दोनों चीज़ों में बात की जाए, अगर बाजार में फ्री में वो मटेरियल क्या मिल सकता है, वो मटेरियल मिले, वो बुक्स मिले, वो नोट्स मिले, ई नोट्स मिले, या फिर वो वीडियोस मिले, इन तमाम सारी चीज़ों को अगर बात की जाए, वो सारे कहाँ मिल रहे हैं, अगर वो फ्री में मिल रहे हैं कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, उसको बोला जाता है क्या, OER, यानी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस। ये इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या मिलता है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में दोस्तों, एक बात याद रखना, ये वर्ल्ड वाइड, देखो ई बुक्स है, ऑनलाइन वीडियोज है, डिजिटल नोट्स है और शैक्षणिक वेबसाइट है, ये क्या किया गया है, वर्ल्ड वाइड खोल दिया गया है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड है, यानी कि अब क्या हो, जितनी सारी रिसर्च होगी, रिसर्चें होंगी, वो सारी की सारी क्या होगी, अपलोड हो जाएगी ऑनलाइन। अगर आपको लगता है उस मुद्दे की तह तक जाना है आपको, तो आपके पास खुला बाजार है, आपका मार्केट एकदम ओपन है, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो। इसीलिए उसको बोला गया OER, उसके लिए सामग्री वहाँ मिल सकती है। किसके लिए बढ़ावा हो रहा है, ICT यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू किसके लिए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या कहता है वैसा, तीनों ई बुक्स, ऑनलाइन वीडियो, डिजिटल नोट्स और शैक्षणिक OER प्लेटफॉर्म खोजे पहले तो, फिर उसके बाद सामग्री यानी जो आपको मिल रहा है इनमें से, इसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। जो डाउनलोड करते हो, पाठ की योजना के अनुसार आपको जितनी डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज करो, और यूज करने के बाद विद्यार्थियों के साथ साझा कर लो। सिंपल, जो टीचर वाले लोग करते हैं वो सारे सारे वही लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाने का काम किया है, एज इट इज मैंने OER का ही यूज किया है, मैंने सारा डेटा उसको उठाया है और लाया हूँ, समझा इस बात को अच्छे से, मैंने इसकी PDF उसके PPTs बनाई है, और उसके बाद आपको डिलीवर कर रहा हूँ, यानी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे जितनी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सेम एज इट इज OER काम करता है। कक्षा शिक्षण हेतु NCERT ई बुक्स और दीक्षा के संसाधनों का उपयोग भी करता है ये, राइट। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये बुक्स का मटेरियल है, वीडियोस है, नोट्स है, इंटरनेट के थ्रू कहीं भी हो सकता है, इसी को बोला जाता है OER अधिगम सामग्री। समझ में आ गया आपको, यानी ओपन मार्केट में चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ओहो भाई साहब, मूक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं इसके वो है। इसका नाम है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मेसिव का मतलब होता है दुनिया भर में, मतलब कोई उसका कोई आप ऐसा नहीं नाप तोल नहीं कर सकते उसका, ये नहीं कहते इतना ही होगा, नहीं, एकदम बहुत दुनिया भर में पड़ा है माल। कहता है ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये पूरी दुनिया भर में इतने व्यापक रूप में हुआ क्या, ऑनलाइन कोर्सेज पढ़े हैं, जहां आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो, डिग्री ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। कहाँ पर, नॉट ओनली इन इंडिया बट आप उसके बाहर से भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, उससे भी वहाँ नॉलेज। जैसे आपको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर से पढ़ना है तो वहाँ मिल जाएगा आपको कोई ना कोई कोर्स वो दिखते हैं, उससे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। इसीलिए उसको मूक बोल रहा है। और ये मूक के माध्यम से ही सारा क्या होता है कि पूरे विश्व को कनेक्ट करता है ये मूक, जिसका मूडल मैंने आपको बोला था। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, मूक के थ्रू आती है। और भारत का अगर बात की जाए मूक के थ्रू आता है, वो आता है स्वयं, है ना। और उसका कोर्सेरा के नाम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, उसको भी वो कहाँ से, मूक के ही थ्रू आता है। आप सुनिए क्या होता है, इसका हिंदी में नाम है विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, अंग्रेजी में बोले जो उसको मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। ये पूछा गया सवाल है, मैं उसके रहा हूँ। इसमें क्या मिलता है, निःशुल्क या कम शुल्क वाले पाठ्यक्रम मिल जाते हैं आपको, कम पैसे वाला, या तो फ्री में मिलेगा या फिर बहुत कम पैसा लगेगा। वीडियोस का आपको लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, व्याख्यान मतलब होता है लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब गति अधिगम मिलेगा, और ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। यानी आप ऑनलाइन किसी चीज़, मान लीजिए आप MIT में पढ़ रहे हो, उससे कोई सर्टिफिकेट पढ़ रहे हो,
तो एक जैसे ही आप उसका सर्टिफिकेट पार कर लेते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट आपको मान्य होगा वर्ल्ड लेवल पर, यही कहना चाहता है मूक। अब क्या कहता है, देखिए ये बहुत सारी जनता है, ये आपको जानना, ये जनता सारी की सारी किससे पढ़ती है, इस डिजिटलाइजेशन से पढ़ती है। ये डिजिटलाइजेशन किससे होता है, ये ग्लोबली है दोस्तों। किससे है, ग्लोबल का मतलब होता है विश्व व्याप है, ये सब लोग इसी से एक माध्यम से लर्निंग से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कहता है, मूक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करिए, यानी मूक का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद रुचि का पाठ्यक्रम चुनो, जो आपका इंटरेस्ट है। मान लीजिए किसी को मास कम्युनिकेशन की जरूरत है या जर्नलिज्म पढ़ना चाहता है, जर्नलिज्म पकड़ लीजिए, कहीं की भी, चाहे न्यूजीलैंड में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो। न्यूजीलैंड आपको लगता है नहीं मुझे किसी और चीज़ में बात करनी है, तो उस पर भी आप कर सकते हो। उसके बाद लेक्चर और असाइनमेंट, उसके वो जो टीचर्स होंगे, जो वहाँ के फैकल्टीज होंगे, वो आपको असाइन करेंगे, आपको उसके सारे पढ़ना होगा। फिर उसके बाद पेपर होंगे, उस असाइनमेंट को पूरा करोगे और पूरा करने के बाद मूल्यांकन करके प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। इट मीन्स ये ऑनलाइन एजुकेशन है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड आपको कनेक्ट करता है। कौन करता है, मूक करता है, और उसका पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यानी पूरे विश्व भर में कोई कोर्सेज को ढूंढना है, अगर आपको वर्ल्ड लेवल पर पढ़ाई करनी है, तो आपके पास में क्या है, मूक ही एक माध्यम है। बढ़ते आगे, OER बनाम मूक्स मुख्यतः। OER का मतलब मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास ओपन सोर्स में मिलते हैं, पूरी यहाँ पर बाजार में मिलता है, जो फ्री में मिलता है। और ये मूक होते हैं, उसमें आपको मतलब कहीं पेड होते हैं, कहीं थोड़े पेड नहीं होते, पेमेंट देना पड़ता है। दोनों के बीच में एक अंतर बताया है। परिभाषा के तौर पर कहता है कच्ची अध्ययन सामग्री होती है, यानी कि ये रो मटेरियल मिल सकता है लोकल में, लेकिन ये संपूर्ण संरचित पाठ्यक्रम। मूक का मतलब होता है वर्ल्ड का ऑर्गेनाइज तरीका होता है, जो विश्व में कोई भी चीज़, अगर इस मूक का कोई कोर्स अगर लागू होता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट कोर्स है, इसी में माना जाता है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम ढूंढते हैं। मुख्य रूप से शिक्षकों द्वारा पाठ योजना बनाने हेतु, यानी किसके द्वारा, कि एजुकेटर होते हैं, उसको एक लर्निंग के लिए क्या करते हैं, उसको टीचिंग के लिए क्या करते हैं, हमने अपना चैप्टर बनाते हैं, PPT बनाते हैं, उनके लिए काम आते हैं। लेकिन ये कहता है नहीं 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 भाई साहब, टीचर वीचर का काम नहीं है। अगर आपको सीखना है चीज़ों को, पर्टिकुलर किसी चीज़ को सीखना है, उसका हम प्रमाण पत्र देंगे, उसके लिए काम आता है। अपनी आवश्यकता अनुसार बदला या संशोधित किया जा सकता है। यानी मुझे लगता है कि भाई यार, मुझे इस PPT में ये भी ऐड करना है, मुझे ये भी ऐड करना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। किसमें, OER में। लेकिन मूक में नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से ऑलरेडी बता दे भाई ये कोर्स होंगे 25 क्लास, 35 क्लास, 200 क्लास होगी, इस 200 क्लास में ही आपका काम होगा, ये इसका स्केड्यूल होगा, सब फिक्स्ड होता है। जानकारी और संसाधन प्रदान करना, ये जानकारी दे सकती है और उसके संसाधन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कहता है नहीं 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 भाई, तुम नॉलेज ले सकते हो। इसमें क्या कहता है, वो यार तुम नॉलेज ले सकते हो, तुम मन करे उसका यूज करो, कहीं बोलो नहीं बोलो, लिख लो, किताबें बना लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये कहता है भाई साहब, मुझे कोई बताने वाला नहीं, जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ मूल्यांकन करूंगा, यानी कि तुम्हारा इवैल्यूएशन करूंगा। अगर मुझे मूल्यांकन ठीक लगा, मैं तुम्हें एक प्रमाण पत्र दे दूंगा, जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं भी आप यूज कर सकते हो। कौन है, ऑथराइज्ड बाय मूक, राइट। अब क्या कहता है, OER शिक्षण सामग्री है, जबकि मूक एक संपूर्ण शैक्षिक यात्रा है। समझ में आई बात, यहाँ पर मटेरियल मिलता है, यहाँ पर क्या पूरी यात्रा है, यानी पूरी एक कोर्स है, यह मान के चलिए। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम विधि है, जो ऑनलाइन जो एजुकेशन पढ़ाते हैं हम, उसकी जो विधियाँ क्या कहलाती है, संवादात्मक और डिजिटल शिक्षण अनुभव प्रदान करने के विविध तरीके हैं। वर्चुअल कक्षाएं, वर्चुअल कक्षा मतलब लाइव वास्तविक समय क्या, वर्चुअल का मतलब होता है ऐसी कक्षाएं जिसको आपको ये ओरिजिन मालूम नहीं है, यहाँ पर है, कौन कहीं कहीं बैठा है, उसको वर्चुअल देते हैं, यानी कि जो है नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में है वो लोग, वो सारे वर्चुअल क्लासेस होती है। कहता है मिश्रित अधिनियम होता है, उसको ब्लेंडेड उसको बोलते हैं, और भौतिक और डिजिटल अधिगम का मिश्रण होता है, ये इसको ब्लेंडेड बोलते हैं, उसको एजुकेशन बोलते हैं। दोनों यानी फिजिकली भी है और क्या कहता है ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। एक होता है वेबिनार, वेबिनार का मतलब होता है एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, उस चीज़ों को समझाता है, पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, हम इस तरह से पढ़ते रहेंगे एक चीज़ को, ये तो ये वेबिनार का बोर्ड है, ये सब लोग बैठे होते हैं और ये सब लोग उसको दिखाता रहता है डिजिटल बोर्ड पर, उसको वेबिनार क्लासेस बोलते हैं। इसके अलावा बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासेस। फ्लिप्ड क्लासेस वो होती है जिसमें आपको क्या करता है, एक टीचर क्या करता है, उसको असाइनमेंट देता है, भले क्या करता है, फ्लिप्ड क्लास को समझिए थोड़ा सा, काम का है। फ्लिप्ड क्लासेस वो क्लास होती है, जैसे टीचर होता है तो पहले अपना वीडियो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके डाल देगा अपने वीडियो पर, बच्चा कभी भी उस वीडियो को देख सकता है, लेकिन उसको क्या बोला, ये वीडियो दे दिया मैंने, अब मेरा असाइनमेंट और क्विज ले लीजिए। यानी मैं आपको लाइव इंटरेक्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिर्फ रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और डालने के बाद में आपको क्या करूंगा, मैं उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट भी दे दूंगा और आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा। उसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासेज, राइट। समझ में आ गया बात, यानी टीचर लाइव नहीं पढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, आपको पहले रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो डाल देता है,
और क्यूज और असाइनमेंट आपको साथ में देता है। यानी इस वीडियो को देखे बगैर आप क्यूज नहीं कर पाओगे, असाइनमेंट नहीं कर पाओगे। तो कहता है पहले इसको देखो, फिर इसका असाइनमेंट करो, उसके बाद मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, उस असाइनमेंट और क्यूज के आधार पर मैं तुम्हारा एवोल्यूशन कर दूंगा, यानी तुम्हें मूल्यांकन करके दे दूंगा। ये होमवर्क देता है और ये होमवर्क पूरा कक्षा में बात होगी। उसमें फिर बाद में जब आएगा वो होमवर्क दिया था, भाई तुम्हें होमवर्क दिया ना ऑनलाइन में, बोलो दिया था, ये मतलब ऑनलाइन पहले होमवर्क दे देगा, फिर उसको चेक करेगा, उसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासेस, राइट। उपयुक्त प्लेटफॉर्म में कोई भी चुने, कोई भी इनमें से लग रहा है आपको, इनमें से चारों में से। डिजिटल सामग्री को तैयार करें, लाइव सत्र पर संचालित करें, डिजिटल मूल्यांकन करें, यानी आपको डिजिटलाइजेशन, आपको एवोल्यूशन करना है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स द्वारा लाइव कक्षाएं। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है इस बहुत ईजी टाइप में, राइट। ये समझ में आए, ऑनलाइन शिक्षण का विधियां समझ में आ गई। यानी पहले वर्चुअल है, वेबिनार है, मिश्रित है, उसको ब्लेंडेड बोलते हैं, उसको फ्लिप्ड बोलते हैं, मैं आपको समझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अधिगम में कनेक्टिविटी है और सहयोग भी चाहिए भाई। इसको जब लर्निंग हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी भी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, सहयोग भी आपस में क्या होगा। यानी मुझे एक काम किया, मेरे एक हब सेंटर है और मैंने अलग अलग लोगों को ऐसे अलग अलग बैठे हैं लोग, इसका मतलब क्या है, हब एंड स्पोक, यानी मेरे पास एक हब है और ये बाकी लोग जुड़े हुए। इसका मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ जो है मेरे एक फिक्स्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, मैं इतना ही लोग हो सकता मेरे पास बैठा सकता हूँ, ये क्लासरूम टाइप का। लेकिन ये कहता है ये मैश नेटवर्क होता है। मैश नेटवर्क का मतलब होता है भाई साहब, मैं कोई मतलब मेरा ये तय नहीं होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये शेयर करेगा, ये शेयर करके इसको बोल देगा, ये इसको बोल देगा, ये इसको बोल देगा। आपस में कनेक्टिविटी एक नहीं, जैसे टीचर की बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ में, ये जो आपस में कनेक्टिविटी है ना, इसको बोला जाता है मेश कंटेंट। इसको बोलता है साझा बुद्धिमत्ता और सहयोग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक दूसरे के साथ नॉलेज को क्या कर सकते हैं, जितना हो सके एक दूसरे के साथ साझा कर लें। और ये कब होगा, जब एक नेटवर्क होगा। नेटवर्क बोले तो आपस में जुड़ाव होगा, मिलेंगे। जब हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करेंगे, बातें करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, तो हमारा नॉलेज क्या होगा, गेन होगा। अगर आपने क्या किया, अलग अलग बैठे हो आप, अगर आप अलग अलग बैठे हो तो आपके पास जितना नॉलेज होगा वो फिक्स्ड है। क्या है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है, ये भाई उसका साझा, एक दूसरे के साथ साझा मतलब जानते हो, एक दूसरे के नॉलेज शेयर करना, उसी को बुद्धिमत्ता का सहयोग कहते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं मैश नेटवर्क। सवाल आएगा, मैश नेटवर्क का मतलब होता है एक व्यक्ति नहीं है, बाकी सब लोग मिलकर आपस में अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं मैश नेटवर्क। और उसको बोला जाता है हब एंड स्पोक का मतलब होता है पर्टिकुलर एक इंसान से बारे में पढ़ता है, दैट इज ऑल, इसके अलावा ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है। तो ऑनलाइन अधिगम समुदाय से जुड़ना, परियोजनाओं और चर्चाओं पर सहयोग करते हैं, आपस में मिलाते हैं, विचार और संसाधन का साझन करते हैं, डिजिटल समाज द्वारा अधिगम करते हैं, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। गूगल डॉक्स द्वारा ऑनलाइन समूह है, परियोजनाओं पर एक साथ काम करना। ये गूगल डॉक की डेटा शेयर कर दिया, उस पर बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बोलोगे कि इंडिया के अंदर आने वाले फ्यूचर में ये क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी किस तरह से हो सकती है। अब इस एक व्यक्ति से पूछा जाएगा तो एक व्यक्ति जवाब क्या देगा, मेरे को लगता है ये चीज़ होगा। लेकिन हम बात करें किसकी, इन तमाम सब लोगों की, तो ये आपस में बहुत सारे आइडियाज़ देंगे। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बेस पर ये होगा, हमारे पास AI इस तरह काम करेगी, उस तरह काम नहीं करेगी। ये तमाम सारी चीज़ें क्या कराएगी, ये सारी नॉलेज को बढ़ाएगी और यही काम चलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में वर्चुअल समुदाय होता है। एक वर्चुअल समुदाय का मतलब होता है एक ऐसा समुदाय जिसको हम समुदाय मानते हैं। जैसे सोसाइटी है हमारी, वो तो आदमी पर्सन टू पर्सन, ये ताऊ है, काका है, चाचा, सब लोग मिलते हैं आपस में। लेकिन इस एजुकेशन में हमारा एक सोशल है, क्या समाज है, उसको बोलते हैं वर्चुअल समाज है हमारा। उस वर्चुअल समाज को क्या कहता है, ये डिजिटल हमारा एक प्लेटफॉर्म है। इस पर कौन जुड़ता है, हमारा एडुकेटर यानी शिक्षक होता है, और विद्यार्थी यानी स्टूडेंट जुड़ता है, और शिक्षावद बोलते हैं एक्सपर्ट्स को। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इस पर बात करते हैं, ज्ञान देते हैं इस पर। तो ये सब लोग आपस में जुड़कर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर्म को तैयार करते हैं। इन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं, ऑनलाइन समूह, जहाँ समय और स्थान का बाधाओं को समाप्त कर संवाद, ज्ञान साझा और सामूहिक अधिगम किया जाता है। यानी भाई एक मेरे पास क्या होगा, मैं अकेला आदमी नहीं बैठूंगा, मैं क्या करता हूँ, सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन लूँगा। क्या, एडुकेटर मेरे पास, मुझे पढ़ाने वाला भी चाहिए, पढ़ने वाला भी चाहिए, और जो मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है शिक्षाविद, वो उसका भी चाहिए, और मुझे इसका माध्यम भी चाहिए जिसको बोलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन सहयोग, विद्यार्थी केंद्रीय अधिगम होता है, ज्ञान साझा करना होता है, और लचीला संचार होता है, यानी कि आपस में क्या होता है, बहुत ही आसानी से मिल जाए ऐसा कम्युनिकेशन, वही वाला है। उदाहरण गूगल क्लासरूम के चर्च में इसी की बात कर रहे हैं। गूगल क्लासरूम एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है जो इसका एग्जाम्पल देता है। पढ़ते आगे। ऑनलाइन अधिगम हेतु सरकारी पहल होती है। क्या होता है,
सुगम ऑनलाइन शिक्षण अधिगम के अनुभव को समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख डिजिटल पहल है। कैसे कैसे भारत सरकार, यानी अब सुनिए मेरी बात। अब तक हमने ये पढ़ा कि ऑनलाइन एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये तय हो गया दोस्तों कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को जानने के लिए हमारे पास आईसीटी की जरूरत पड़ेगी। आईसीटी के लिए एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो सरकार क्या कहती है, भाई साहब हम भी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि क्या पता कोविड जैसी वापस कभी ऐसी चीज़ें आ जाए तो हम पूरा भारत एजुकेशन में रुकेगा नहीं। इस पहल को पूरा करते हैं, आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले भारत में बात की जाए तो ये आई है कौन, स्वयं। ये मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा। और उसके बाद है दीक्षा, स्कूल शिक्षाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी संचय, ये दीक्षा इसी में आती है। अगला कहता है पीएम ई विद्या है, और डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस उसको पीएम के लिए दिया गया है, पीएम के उसकी योजना के तहत। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, जिसको शैक्षणिक संस्थानों को विशाल भंडार है, वहाँ पर बहुत सारी एजुकेशन के लिए वो किताबें बहुत सारी अवेलेबल है, आप उसे फ्री में ले सकते हो। शिक्षक डिजिटल शिक्षक सामग्री हेतु दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हैं। जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो किससे यूज करते हैं, इस दीक्षा का यूज करते हैं। बाकी हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको समझा दूंगा। इस पूरे भारत को बनाने के लिए जो पिलर है, ये आपको बता दूं स्वयं है, जो भारत का वैसा एक है जो मूक के आधार पर है। मूक समझ रहे हो, जो मैंने आपको बताया था, जो MIT वगैरह है उससे जुड़ा हुआ, ये स्वयं है उसका, ठीक है। दीक्षा का मतलब ये होता है कि जितने सारी यहाँ स्कूलिंग एजुकेशन है वो सारी इसी के थ्रू होती है। उसको डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर लेंगे, चैप्टर आने वाला है। डिजिटल शिक्षा का पूर्ण परिस्थितिकी तंत्र, मतलब इसका जो जो उसका सिस्टम है ना, उसका पूरा का पूरा, उसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या होता है, 10 स्तंभ बोला गया डिजिटल शिक्षा, 10 बोले तो 10, 1 डिजिटल क्रांति है। अब उसको क्या कहता है, थोड़ा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी आपको ज़्यादा है नहीं। ये बेस लेयर है जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, ये हमारे पास फाउंडेशन है। हम LMS के थ्रू जाते हैं, जिसको लर्निंग वाला आपके पास मैनेजमेंट से है, वो सिस्टम है वो वाला है। इसको कहाँ से आएगा दोस्तों, ये मूक से, यानी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती है, ये सब लोग उसके लिए अपने एजुकेशन का ज्ञान देते हैं। ये आपस में इसको देते हैं, ये इसको देते हैं, और ये किसको देते हैं, LMS यानी कि लर्निंग वाले को देते हैं, मैनेजमेंट को। मेरे पास LMS में आ गया, अब ठीक है। अब मेरे पास में क्या OERS है। OERS का मतलब है जो हमारे पास फ्री में कहीं मिल रहा है डेटा, उसको मैं यूज़ करता हूँ। ये तमाम सारी यूज़ करते हैं, मैं किसको देता हूँ, LMS को देता हूँ। LMS कहता है भाई साहब मुझे तकनीकी की आधारित जरूरत है, मुझे बहुत इंटरनेट की जरूरत है, नेटवर्क की जरूरत है, बोलो ये ले भाई साहब तुम ये भी ले लो। अब उसके बाद में क्या होता है, ये सब चीज़ ऑनलाइन आपके पास हो गया। LMS क्या करता है, एक एप्लीकेशन लेता है और वर्चुअल समुदाय को क्या करता है, ये जो मैंने बोला ना हब, जो मैश वाला बोला था, क्या बोला था, मैश नेटवर्क बोला था, वो ये मैश नेटवर्क वाले को क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं और ये डेटा पूरा चला जाता है। यानी इट मीन्स ये कहाँ से चलता है, ये यहाँ से सरकारी पहल के थ्रू चला, और किससे, बेस के थ्रू। यानी शुरुआत में सरकारी पहल हुई, सब लोगों ने आपस में एक दूसरे का सहयोग किया, मूक ने सहयोग किया, OER ने सहयोग किया, अदर और बाकी मटेरियल सिस्टम है जहाँ पर स्वयं है और बाकी चीज़ें, दीक्षा, शिक्षा, इन तमाम सब लोगों ने इसको क्या किया, LMS को दिया। LMS ने नेटवर्किंग यूज़ करते हुए पूरे लोगों को ये एजुकेशन से जोड़ दिया। अब इससे क्या पता लगता है, ये पूरा वर्ल्ड कनेक्ट होता है। इसी वर्ल्ड कनेक्ट करने वाले जो 10 स्तंभ है, उसी का नाम दिया है डिजिटल शिक्षा का पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, वो 10 स्तंभ है, उसी का पारिस्थितिकी तंत्र आपको दिखाई दिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ICT फॉर द इवोल्यूशन है, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। चलो आगे इसमें बढ़ते हैं, ये मुद्दे पे आ जाते हैं, कहाँ जाएंगे दूर। 3 पोर्ट बोला गया है, इस 3 बेस में पिलर दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले पिलर बात कर लेता हूँ दोस्तों। क्या सबसे पहले इस पर आता है, क्या हमारे पास में इवोल्यूशन या इसको मूल्यांकन, यानी कोई भी एजुकेशन अगर स्मार्ट विद्यालय बनाना है, उसको एजुकेशन देनी है, उसके बाद 3 चीज़ चाहिए बेस। ये कहता है 3 बेसिक चीज़ क्या चाहिए। सबसे पहला चाहिए उसको मूल्यांकन करने का मतलब है डेटा के अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सही में जा रहे हैं, उसकी ग्रोथ रिपोर्ट है या नहीं है, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो सही समझ में आ रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन होना जरूरी है। फिर कहता है टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण और अधिगम, यानी जो पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट कैसा है, किस लेवल का है, क्या लेवल में पढ़ाया जा रहा है, उन बच्चों को समझ में आ रहा है, उस कंटेंट को डिलीवर करने वाले एडुकेटर कैसे हैं, इन तमाम सारी चीज़ों का बाद दूसरा पिलर आता है। तीसरा पिलर कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसका प्रशासन क्या कहता है, यह कि वहाँ का जो विद्यालय हैं, उस विद्यालय में जो काम करने वाले लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या उसको नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, क्या ये जो पढ़ा रहे हैं उस पर क्या पूरी की पूरी देखभाल करते हैं। इन तमाम सब चीज़ों को जोड़ के क्या करता है, एक अच्छा विद्यालय बनाने की बात करता है। कहता है एक स्मार्ट विद्यालय तब 3 स्तंभ होते हैं। सबसे पहले उसका एक मूल्यांकन होना जरूर चाहिए, टाइम टू टाइम पता लगना चाहिए कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। दूसरा कहता है भाई एजुकेशन के बाद टीचिंग और लर्निंग है, दोनों, यानी पढ़ाना और सीखने के काम किए गए, तो ये सबसे बेस्ट होना चाहिए, इसकी बराबर बराबर इवोल्यूशन होना चाहिए।
और तीसरा कहता है ये सब काम करने वाला मैनेजमेंट होता है, क्या मैनेजमेंट उस पर पूरी निगरानी रखता है, अगर ये रखता है तो काम की चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं, इसको आगे वो और एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला पिलर कहता है इवोल्यूशन, यानी स्तंभ कहता है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। मैंने आपको मूल्यांकन समझा दिया, कैसे, थोड़ा और समझा देता हूँ डिटेल में। क्या कहता है दोस्तों, ये जो ट्रेडिशनल चल रहा था, ट्रेडिशनल जानते हो क्या होता है, जो परंपरागत पहले चल रहा था, जो क्या कर रहा था, ये बहुत सारी किताबें होती थी, ये सारे नोट्स वगैरह ये पूरी इस रैक में डाल के बैठे होते थे। इस रैक के अंदर एक बार चली गई तो 12 महीना तक वापस आने का नाम नहीं लेता था। बहुत स्लो था, लीनियर था और ऑप्यूक्यू था, यानी धीमा था, लाइन मतलब रेखिक था, नंबर आएगा तब आएगा, और एक अपारदर्शी था, उसको हम ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी को मालूम है कि मेरे नंबर कितने हैं कितने नहीं है, वो चुप हो गया, मतलब चुप हो गया, आप एवोल्यूशन दोबारा वापस नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें क्या थी, पुराने वाले दुनिया की है। लेकिन अब हम डिजिटल दुनिया में घुस जाते हैं दोस्तों। डिजिटल दुनिया में जैसे ही हम चले जाते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, सब कुछ आता है, फास्टर है यानी तेज आएगा, डेटा अपलोड हो गया, एक्यूरेट आएगा, जो भी दिया जाएगा एकदम सही आंसर मिलेगा, और ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि एकदम बिल्कुल पारदर्शी होता है कि कोई पेरेंट्स देख के, बच्चा देखे अपने आप को, ये देख ले कहाँ है, किस लेवल पर है और किस हद तक है। इन तमाम सब चीज़ों के बारे में एक आपको मात्र और मात्र 2 सेकंड में ये पूरा कर सकते हो। कहाँ से, ये पुरानी दुनिया रूढ़िवादी से लेकर डिजिटल दुनिया में प्रवेश करता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस को कहते हैं एवोल्यूशन करना, यानी कि अब मुझे क्या कर रहा है, इसमें मुझे मूल्यांकन नहीं हो रहा था, अब मेरा यहाँ मूल्यांकन हो रहा है डिजिटल माध्यम से। क्या कहता है, सॉफ्टवेयर टूल्स हेल्प टू टीचर्स टू कंडक्ट टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड ग्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस डिजिटली। सॉफ्टवेयर और उपकरण का शिक्षणों का टेस्ट, असाइनमेंट, क्विज और ग्रेडिंग तथा प्रदर्शन विश्लेषण का एक मतलब सिंपल बात है, जो इसमें टेस्ट लिए जाएंगे, क्विज लिए जाएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे, सबका एक क्या निकल के आएगा, एक आउटपुट निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिलर नंबर 2 ढूंढते हैं। द कंटिन्यूस असेसमेंट लूप है, पहले इसको समझ लेते हैं मूल्यांकन को। ये कहता है इसका एक लूप होता है, क्या आपको, जैसे मान लीजिए क्या कहता है, एक ऑनलाइन क्विज को आप तैयार करिए, उसको सबमिट करिए, उसको सॉफ्टवेयर से एनालिसिस करवाइए, तुरंत उसका फीडबैक दे दीजिए बच्चे को, तुम्हारा क्या गलती है, तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, नंबर कितने आ रहे हैं, किस वाले पार्ट में तुम कमज़ोर हो, उस पर टीचर काम करेगा ताकि वो जो पार्ट उसके पास कमज़ोर हो गया वो ऊपर उठ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलर नंबर 2 कहता है टीचिंग एंड उसका लर्निंग, शिक्षण और अधिगम। क्या कहता है दोस्तों, सिंपल फंडा है कि एक टीचर वो पढ़ाएगा, वो इंटरेक्टिव पढ़ाएगा, मतलब बहुत क्रिएटिव पढ़ाना पड़ेगा उसको, जब भी तो बच्चा इसको इंटरेस्ट लेगा। वो कहता है इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहिए, इतना बढ़िया इंटरेक्टिव होना चाहिए। और ये कहता है जब आप चीज़ काम करोगे तो आप क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीडिया आप यूज करोगे, एनिमेशन यूज करोगे और सिमुलेशन यूज करोगे। और इसके अलावा क्या कहता है, इन तमाम सब चीज़ों को यूज करते हुए बच्चों को थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास लगेगी, और इससे इंटरेक्टिव लगेगा तो बच्चा उसको पढ़ पाएगा और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। और ये उसको पिलर नंबर 2 बताता है, ये जरूरी है भाई साहब। और कहता है एग्जाम्पल देता है, यूजिंग ऑफ एनिमेटेड वीडियोज एंड एक्सप्लेन द साइंस एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है, सिंपल समझ में आ रहा है आपको कि टीचर क्या करता है, जैसे आप भी लोग टीचर हो तो आप क्या करते हो, बच्चे को साइंस को समझाने के लिए क्या करते हो, ये एक्सप्लेन करते हो एनिमेटेड वीडियो में, ये यहाँ से डला, यहाँ से रिएक्ट किया, उसके बाद ये निकला, इस तरह से ये चीज़ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स लेंस है स्किल डेवलपमेंट, विद्यार्थी, इसको थोड़ा सा ऐसा बताया गया कौशल विकास के लिए। ये कहते हैं संवाददाता डिजिटल गतिविधियों को उपयोग करने के लिए क्या किया, शोध करना पड़ेगा आपको, रिसर्च स्किल होनी चाहिए आपके पास में, हर रोज नई नई चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी आपको, डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरह यूज़ करना है, वो डिजिटल टूल यूज़ कैसे कैसे करते हैं, ये तमाम स्किल आपके पास होनी चाहिए। समस्याओं को समाधान को एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपको पूरा करना चाहिए, और कम्युनिकेशन के आप बोलना का, अगर किसी पढ़ाना चाहते हो तो कम्युनिकेशन भी आपको चाहिए, बात करने का तरीका भी आपको ठीक होना चाहिए। ये पूरा एक पेड़ है। विद्यार्थियों का क्या था, कक्षा परियोजना हेतु डिजिटल प्रस्तुति पर तैयार करें, मतलब जो भी हो उसकी पीपीटी वगैरह अच्छा तैयार करके जाए। इससे क्या होता है, एक कौशल विकास वृक्ष बोला है उसको, डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट जो ट्री है उसको नाम लिया गया। बढ़ते आगे, द पेरेंट्स लेंस, पेरेंट्स की बात की जाए तो ये इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे, ये उसका मोबाइल में सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या हो जाता है, उस बच्चे का जो मूल्यांकन किया है वो सामने दिखेगा, कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, किस में वीक है, किस में नहीं है, ये सारा एप्लीकेशन में बच्चे का डेटा पता लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या, पेरेंट्स क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देंगे। ठीक है, तो कहता है आईसीटी शैक्षणिक जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षिक साक्षरता को बढ़ाता है। अभिभावकों को विद्यालय के मोबाइल ऐप द्वारा प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त होती है। सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यही एक मतलब लिखा हुआ है। पिलर नंबर 3 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसका मैनेजमेंट का काम कहता है। दोस्तों क्या कहता है, ये केंद्रीय डेटाबेस है, यानी सेंट्रल डेटाबेस का मतलब एकदम बिल्कुल वहाँ पर है। क्या कहता है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए मेरे पास, या क्या चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए मेरे पास, अच्छा मतलब बात करने का तरीका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है, मेरे स्कूल के बच्चे कहाँ हैं, वहाँ पहुँचाऊँ, लेक्चर कैसे पहुँचाऊँ, ये सारा होना चाहिए।
फ़ी मैनेजमेंट शुल्क भी होता है, यानी मेरे पास उस डिजिटल का जो डेटाबेस होता है उसमें फ़ीस कितनी आ गई कितनी नहीं आई, इसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, कौन बच्चा किस क्लास में है, क्या रोल नंबर है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, सब डेटा होना चाहिए। अटेंडेंस मैनेजमेंट और कितनी अटेंडेंस आ रही है उसको ऑनलाइन दिखना चाहिए सारा चीज़ें। और कहता है एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, ये परीक्षा का प्रबंधन भी करता है, कब पेपर होगा, कब नहीं होगा, कब क्या होगा, इन तमाम सब चीज़ों को जोड़ के कनेक्ट करता है। क्या कि ये सेंट्रल डेटाबेस होता है जो केंद्र डेटाबेस, मतलब किसी भी स्कूल का आपने खुद का होता है, वो अपने पेरेंट्स को अपना शेयर कर देता है। उसकी अटेंडेंस होती है वो शेयर कर लेता है, क्या क्या एग्जाम में रिजल्ट आया वो शेयर कर सकता है, स्टूडेंट्स कौन कितने बच्चे क्लास में हैं वो शेयर कर सकता है, क्या क्या उसको पढ़ाया जा रहा है ये शेयर कर सकता है, और इसके साथ फ़ी काम नहीं आई है उसके बारे में ही बता देगा। ये तमाम सब चीज़ों के लिए बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन हब है, और उसी को एक्सप्लेन किया गया किसके थ्रू, डिजिटलाइजेशन के थ्रू। इसके थ्रू सेम एज इट इज़ वही बात है, डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहित करेंगे, डेटाबेस को सुरक्षित रखेंगे, फिर रिपोर्ट खत्म करेंगे और जानकारी शीघ्रता से साझा कर लेंगे। सिंपल, इसको बाहर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है यारो कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होना चाहिए भाई। काम करोगे तो सिंपल है कि स्कूल को बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाने के लिए आपको डिजिटली माध्यम चुनना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पिरामिड बताया गया उसमें, ये सारे आपको देखिए कंप्यूटर होना चाहिए, सारे कंप्यूटर, ये स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये इसके पास कंप्यूटर जानकारी होनी चाहिए, और इसके कंप्यूटर के साथ में सुरक्षा भी होनी चाहिए। सुरक्षा समझ रहे हो बात, यानी बच्चे हमारे पास होता है, ये स्कूल का पूरा डेटा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी कीमत पर सुरक्षित भी रखना पड़ेगा। इसी पिरामिड को समझाया उसने। और सफल क्रियान्वयन के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला उसने कि कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंटरनेट आपके पास सुरक्षा देती है, ठीक होना चाहिए। सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी इसके पास, और सिक्योरिटी चाहिए, उसका यूजर नेम पासवर्ड, उसका काम होगा। इफेक्टिव उसके पास मेजर लाइफ साइकिल है, सेम एज इट इज है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेम वही बात वापस दोहरा दिया इसने। द यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम, एकीकृत डिजिटल प्रक्रिया। तो सबसे पहले उसने क्या बोला था, उसने बोला था इवोल्यूशन, यानी कि गणना बहुत अच्छी होनी चाहिए, आकलन होना चाहिए सही। उसके बाद लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, लोगों को पढ़ाना अच्छा चाहिए, इंटरेक्टिव सेशंस होने चाहिए, अच्छी डिजिटल पीपीटीज वगैरह यूज करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट उसका बहुत शानदार होना चाहिए, सभी आईसीटी को यूज़ करते हुए, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए तमाम सारी चीज़ों को फैसिलिटी देना चाहिए, तभी ये स्कूल एक बेहतर स्कूल हो सकती है। डन, बढ़ते हैं। शिक्षा में आईसीटी और एनईपी 2020 का एक डिजिटल विजन है, और उसको हम कक्षा के तकनीकी के एकीकरण के लिए समझेंगे। एनईपी 2020 याद होगा आपको, अभी भी आया था। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी है। एनईपी कहती है कि अब सारा चीज़ों को डिजिटलाइजेशन में जोड़ने का काम कर रही है। एनईपी कहती है कि भाई साहब अब तुम्हारे पास ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी दुनिया रहेगी, इसी दुनिया का नाम है एनईपी। पढ़ते हैं दोस्तों, ये आपको सारा चीज़ डायग्राम दिखा रहा है, ये क्लास के लिए ऑफलाइन क्लास दिखा रहा है, ये साथ में यहाँ बैठा हुआ है, इसका इंटरेक्टिव सेशन है उसमें पढ़ा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, एनालिसिस बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा इस बोर्ड में दिखा रहे हैं, इस बोर्ड में दिख रहा है, ये तमाम सारी चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। पारंपरिक शिक्षा यानी जो हमारी चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। शिक्षक केंद्रित है, और क्या निष्पक्ष श्रवण है, कक्षा की भौतिक सीमाएं हैं, मतलब एक सीमाएं क्या समझ रहे हो बात, यानी मेरे पास एक क्लासरूम है दोस्तों, क्या है, ये एक मेरा क्लासरूम है। अब मेरे पास सीमा है दोस्तों, इसकी बाउंड्रीज है। क्या बाउंड्रीज है, अब ये समझिए बाउंड्रीज क्या है। ये मेरा एक क्लासरूम है, ठीक है, इस क्लास के अंदर मेरे बैठी हुई सीट्स हैं, ये सीट्स मेरी क्या है, फिक्स सीट्स है, यानी मेरे पास अगर किसकी होना चाहिए 30 सीट्स है, तो 30 सीट्स के अलावा मैं एडमिशन नहीं ले सकता। ये मेरी बाउंड्रीज है, क्लियर है। ये जो दुनिया में चल रही थी, वो पहले चल रही थी, वो यही थी। उसके बाद क्या था, डिजिटल और आईसीटी या सक्षम यूज है, यानी ये मेरे पास क्या है, जो पहले से चल रही थी वो दुनिया में। एक क्लासरूम है, मुझे एक 30 बच्चे को ही पढ़ा सकता हूँ, नॉलेज इतना इतना दे सकता हूँ। आगे क्या कहता है, छात्र केंद्रित इंटरेक्टिव है, यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं इनको सब जगह क्या कहते हैं, ये सेंट्रलाइज करके पढ़ा सकते हैं पूरी जगह में। कहाँ से, इंडिया, पाकिस्तान, लोहार, खटीक जाओ आप, ठीक है। ये तमाम सारी चीज़ें कहीं भी जाके आप अगर पढ़ना चाहते हो तो सब जगह पढ़ सकते हो। छात्र केंद्रित और इंटरेक्टिव होते हैं, कहीं भी कभी भी शिक्षा ले सकता है। शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में काम करता है। ये जो है डिजिटलाइजेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी, इसी का काम चलता है दोस्तों, करेक्ट। यानी अब क्या फ़र्क आ गया समझ में। इस क्लासरूम से बढ़कर हम क्या करते हैं, हम एक छोटे क्लासरूम से 4 दीवार से बाहर निकल के हम बड़े दुनिया में आ चुके हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर इसको बोलते हैं ग्लोबल दुनिया। बढ़ते हैं आगे, कहता है एनईपी 2020 प्रौद्योगिकी की और शिक्षा का एकीकरण है। क्या कहता है, क्षेत्रीय भाषाओं को ई कोर्स बना, यानी कहीं कहीं आप ई कोर्स बन सकते। क्षेत्रीय भाषाएं मतलब होते हैं लोकल, मतलब जगह पर होता है, लोकल एंड वोकल, उस पर काम किया।
दिव्यांगों का अनुकूल तकनीकी है, यानी दिव्यांग लोग होते हैं वो भी वो उसके लिए तैयार है, वो जा नहीं सकते तो वहाँ बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। वर्चुअल लैब्स है जो आप क्या कर सकते हो, लैब ऐसा नहीं होता, आप सिर्फ वर्चुअल होती है, उसको बताया जाता है क्या इसमें होगा तो वो सीख सकता है, लैब में जाने की जरूरत नहीं होगी। और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी NETF है, वो उसका एक मंच है। ये कौन देता है, ये और बाकी कोई नहीं देता दोस्तों, NEP 2020 देती है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कहती है ICT और ई लर्निंग और एम लर्निंग का समझना है। हमें क्या समझना पड़ेगा, जब हम NEP पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे ICT, मैंने आपको समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ई लर्निंग होता है जो ऑनलाइन हम पढ़ते हैं उसके बारे में होता है। एम लर्निंग होता है मोबाइल लर्निंग के बारे में। तो चलो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ICT कहता है सूचना और संचार का प्रौद्योगिकी शिक्षा को अनुकूल करने के लिए समग्र डिजिटल उपकरण है। क्या कहता है साहब, ये मेरे पास सबसे बाहर क्या है, ICT, ठीक है। इस पूरे फेरे को क्या बोलते हैं, इसको हम मान लेते हैं इसमें ICT में। फिर कहता है ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल शिक्षण, यानी वर्चुअल क्लासरूम जो बनाए थे हमने। अब इससे पहले जो क्लास चल रहा था ना अभी, वो सारे वर्चुअल क्लासरूम थे। उस क्लासरूम को बनाने का पूरा ठेका इसको दे दिया गया। बोला चलो भाई तुम इस बाउंड्री में आ जाओ, ICT के अंदर आ जाओ। अब कहता है एम लर्निंग, मोबाइल उपकरणों या स्मार्टफोन टैबलेट के माध्यम से शिक्षा जो भौतिक सीमाओं को पार करती है। भौतिक सीमाएं मतलब होता है फिजिकल, आप जहाँ रहते हो, क्लासरूम से बाहर की दुनिया की बात कर रहा है ये। और ये रहा आपका कोर पार्ट, इस कोर पार्ट को बोलता है एम लर्निंग। बात समझ में आई आपको। और ये आपके पास में क्या है, ई लर्निंग, और ये क्या है, ICT। इसको कोर को कौन करता है, NEP 2020 कहती है इन चीजों को इस तरह से आपको पढ़ाना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कहता है NTEQ मॉडल पूछताछ के लिए उसको प्रौद्योगिकी का एकीकरण है। NTEQ मॉडल को पढ़ते हैं दोस्तों। ये NTEQ का नाम आता है तो उसका नाम, N का मतलब ये नहीं होता, ये आता है इंटरैक्टिव। इसका मतलब जब भी आप इसको देखोगे, आप इसका यूज करोगे तो इसमें ये निकलेगा आपका कि भाई साहब इसको समझ लेते हैं पहले, ये NTEQ क्या है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को समझिए और मुझे बताइए इसमें क्या होता है। इसका नाम है इंटीग्रेटिव, सॉरी इसको छोटा लिखता हूं मैं, क्या नाम है, इंटीग्रेटिंग। ये मॉडल है दोस्तों, ये सवाल आते हैं उस पर। टेक्नोलॉजी आगे नाम होता है। इसको जो इंक्वायरी है उसको क्यू को ज़्यादा उसने उसका दिया, नंबर दिया, राइट। इस मॉडल को क्या कहता है दोस्तों, आपसे इस बात को समझ में आ रहा है आपको? वैसे तो इसके 10 चरण हैं, ठीक है। मैं उसको बेसिकली समझा देता हूं आपको। ये चीज़ क्या होती है, सबसे पहले कहता है इस TN को लिया गया है, ठीक है, इसको N से रिप्रेजेंट किया गया है। टेक्नोलॉजी TE को बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और Q का मतलब इस इंक्वायरी को लिया गया है। यानी इसको तीन बेस, पहले ये समझिए, ये इंटीग्रेटिंग है, किसी चीज़ को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, किसमें, ICT के अंदर इंटीग्रेट करता है इसको, यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये डेवलप करता है। और दूसरा कहता है टेक्नोलॉजी इसमें होनी चाहिए। और तीसरा कहता है इंक्वायरी, यानी किसी के कोई भी सवाल हो, सवाल भी लेने काम है। जितनी सारी क्वेरीज होती है, बच्चों के पास जो डाउट्स होते हैं वो सारे लेने का काम करता है। यही मॉडल है NTEQ। अब बात सुनिए मेरी बात, क्या कहता है इसका, क्या है, शिक्षक और डिजाइनर की सुगम करता, बहुआयामी या वातावरण और प्रमाणिक समस्याएं, और कंप्यूटर एक उपकरण है और छात्र एक शोध करता है। सिंपल, इस चीज़ों को समझिए, कनेक्ट करता है सब लोगों को। सबसे पहले तो इसका चीज़ है, तीन तरीका होता है। एक तो था प्री, यानी कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्री, यानी कि पहले तैयार प्री क्लासरूम है, यानी कि क्लास से पहले की तैयारी हमारे पास क्या होना चाहिए, प्री क्लासरूम। और जो रियल है वो चलनी चाहिए, मतलब वास्तव में चल रहा वो। उसके बाद पोस्ट होती है, ये इन चीज़ों का काम होता है। इस पर क्या है, NTEQ का मेथड है, उसमें 3 पॉइंट होता है। प्री क्लासरूम का मतलब ये हो जाता है कि भाई जब भी कोई बच्चे को पढ़ाना है किसी टीचर को, तो उस क्लास से पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए। कैसी तैयारी होनी चाहिए, प्री क्लासरूम मतलब तैयारी है कि भाई उसके पास क्या नोट्स तैयार है, क्या वो PDF तैयार है, क्या वो PPT तैयार है, क्या वो रिसर्च कर चुके हैं उस पर जो पढ़ाना है उसको। ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं, ये प्री वाला मेथड आता है। फिर कहते हैं जो वास्तविक है, उसके बाद क्या करेगा, वो पढ़ाएगा टीचर, वो क्या करता है, पढ़ाता है बाद में। जो रियल वाला, जैसे वो पढ़ा देते हैं तो उसको पढ़ाने का मतलब बच्चे को, स्टूडेंट को पढ़ा दिया।
लेकिन पढ़ाने के बाद उन बच्चों के क्या क्या क्वेरीज आ रही है, यानी क्या हो रहा है मेरे पास, में इंटीग्रेट कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन बाद में मेरे पास क्या क्वेरीज आ रही है उस पर मैं वापस क्या करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ने में क्या दिक्कत है, कौन बच्चा वीक है कौन नहीं है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर 3 मेथड लगाते हैं, प्री, रियल और पोस्ट। वैसे उसके 10 उसके पोस्ट में अलग अलग है जो अलग अलग बताते हैं क्या क्या है। अब इसको कौन कनेक्ट करता है, देखो देखो, छात्र एक शोध करता है, बिल्कुल सही बात है। क्या छात्र को लगता है भाई मुझे नई नई चीज़ें को जानना है, तो उसके लिए कौन करता है, ये पूरा प्री पोस्ट और प्री रियल और पोस्ट बताता है कि भाई बच्चे को मन में क्वेरी आ गई कि यार ऐसा ऐसा कैसे होता है। आपने बोला कि पृथ्वी होती है वो गोल ना हो कि थोड़ी सी चपट्टी होती है। अब बच्चा, आपने तो बोल दिया उसको, लेकिन बच्चा अगला पर क्या करता है, उस टाइम में तो नहीं बोलता, लेकिन आखिरी में सवाल लेते हो जो बोलता है कि सर गोल कैसे होती है, चपट्टी कैसे होती है, गोल क्यों नहीं होती। तब आपको ये क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या है, ये एक रिसर्च है। नेक्स्ट पेपर में आपको नेक्स्ट में क्या पढ़ाना पड़ेगा, ये तो ये प्री पोस्ट वाली कंडीशन आ गई है। कंप्यूटर एक उपकरण है, कंप्यूटर के माध्यम से उसको क्या करता है, एक उसकी टेक्नोलॉजी यूज करता है, उसका एक उपकरण के माध्यम लेता है। बहुआयामी वातावरण है, यानी कई बहुत सारी ऐसे आप एटमॉस्फेयर में पढ़ा सकते हैं उसको। शिक्षक एक डिजाइनर और सुगम करता है, यानी शिक्षक का क्या क्रिएटिव आदमी होता है और वो क्या करता है अलग अलग टाइप से पढ़ा सकता है, जहाँ जहाँ उसके मेथड से यूज़ करते हुए। इसी चीज़ों को हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे इसको थोड़ा और डीप में पढ़ लेते हैं। प्रतिमान बदलाव व पारंपरिक कक्षा का बनाम NTEQ मॉडल क्या होता है। ये वैसे तो 10 उसको है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसको समझिए पहले। भूमिका और फोकस क्या करते हैं, पारंपरिक कक्षा है, भूमिका पहले इसकी जो है पारंपरिक कक्षा चलती है, ये NTEQ मॉडल करता है। ये दो हमारे पास में क्या है दोस्तों, समझिए इधर, ये पारंपरिक है, ये NTEQ मॉडल है। सबसे कहता है शिक्षक की भूमिका कहती है प्रशिक्षक और विशेषज्ञ होता है, लेकिन ये कहता है डिजाइनर होता है, प्रबंधक और सुगम करता होता है, यानी कि जो एक्सपर्ट होता है वो सारा का सारा टीचर अगर NTEQ के मेथड से पढ़ाएगा तो। छात्र की भूमिका क्या कहती है, निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कहता है सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या करता है वो एक इंटरेक्टिव सेशन लेके आते हैं और बच्चे को पढ़ना होगा वो सारा चीज़ें। कंप्यूटर का उपयोग क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम में अतिरिक्त उपकरण का कोई यूज नहीं है, मतलब मेरे पास पाठ्यक्रम का यूज हो रहा है तो कंप्यूटर यूज हो रहा है, अदरवाइज मेरा कोई काम नहीं है। तो लेकिन ये कहता है भाई साहब मुझे तो किसी भी कीमत पर ये मुख्य बिंदु, ये हमारा मुख्य उपकरण ही ये इसी के माध्यम से मैं पढ़ा सकता हूँ। पाठ का फोकस होता है शिक्षक द्वारा तय किया, भाई मेरा जो पाठ का फोकस है उस एजुकेटर क्या करता है, उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसी पर बात करेगा। ये कहते हैं समस्या आधारित वास्तविक होता है। मैंने क्या बोला था, पृथ्वी गोल है या चपट्टी है, वो अगला सवाल बोलेगा, उसके आधार पर ही उसकी एजुकेशन होगी। यही NTEQ मॉडल होता है, प्री, रियल और पोस्ट, इस पर काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NTEQ पाठ की योजना है, 10 श्रेणी है, मैंने बोला 10 आपके चरण है, उसके 10 के आधार पर है। सबसे पहले उद्देश्य को निर्देशित करता है, क्या उसका पर्पज चल रहा है उसका। कंप्यूटर के फंक्शन को मिलान करता है कि भाई साहब तुम जो मेरे हो रहे हैं क्या उसके उद्देश्य मेरे पर्पज हो रहे हैं, यानी मेरी PPT जो चल रही है, PDF खुल रही है, ये तमाम सारी चीज़ें करेगा। फिर कहता है समस्या का निर्देशित करता है, यानी जो समस्या दी गई है उसको क्या करता है वो निर्दिष्ट करता है। उसके बाद डेटा हेरफेर की योजना करता है, यानी डेटा इधर से उधर करने का काम करता है, भाई इस वाला डेटा की जरूरत है तो इसको और लाए, यहाँ छोड़ना है इसको निकालना है, सारा डेटा को करता है। फिर परिणाम प्रस्तुति करता है, यानी जो रिजल्ट आ रहा है उस पर वो प्रस्तुत करता है, यानी प्रेजेंट करता है। और प्रेजेंट करने के बाद में क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर के दौरान क्या कहता है, कंप्यूटर दौरान गतिविधियां होती है उस पर करता है। कंप्यूटर से पहले गतिविधि क्या हो रही थी उसको देखता है, और सॉरी ठीक है, कंप्यूटर के बाद गतिविधि में क्या चल रहा है वो बताएगा। फिर सहायक गतिविधि क्या होती है, उसके मूल्यांकन क्या होता है। इसका थोड़ा उल्टा ऐसा होना चाहिए था इसको, क्या कंप्यूटर के दौरान गतिविधि देखेगा, क्योंकि जो पढ़ा रहा है उस वक्त क्या हो रहा है उसको चेक करेगा भाई। दूसरा कहता है कंप्यूटर से पहले गतिविधि क्या चल रही थी, पहले क्या चल रहा था उस दौरान देखेगा। और ये जो कंप्यूटर के बाद जब हो चुकी है क्लासेस, उसके बाद में क्या क्या मेरे को क्वेरीज रही उस पर क्वेरीज पर बात करेगा। सहायक गतिविधियां देखेगा, क्या क्या मुझे एडिशनल चीज़ों की जरूरत होती है, और फिर उसका मूल्यांकन करेगा कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए इस पर 10 चरणीय मैंने आपको बात कर ली। सवाल आपके सिर्फ इतना आएगा कितना चरणीय है, तो उत्तर आएगा 10 चरणीय। ICT का शिक्षण दृष्टिकोण में एक डायग्नोस्टिक ग्रिड है। क्या कहता है इसको, डायग्नोस्टिक ग्रिड बहुत सिंपल है फंडा। क्या शैक्षिक केंद्र की बात करें, अगर प्रत्येक इस लो टेक है, यानी एक तो हाई टेक होता है टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, एक लो टेक मतलब इसको टेक्नोलॉजी ने प्रत्येक निर्देश वर्क है जो काम करता है, प्रत्येक बताएगा। सहयोगी शिक्षा माइंड मैप्स है और अन्वेषण आधारित करता है। लेकिन यहाँ कहता है शिक्षक केंद्रित है और छात्र केंद्रित, दोनों की बात चल रही है। शिक्षक के लिए क्या है, प्रत्येक निर्देश करता है, वर्क जो काम करता है उसको बोल दिया गया उतना ही काम करेगा। सहयोगी शिक्षा के माइंड मैप्स और अन्वेषण करता है बच्चा, क्या हाँ ठीक है भाई तू बता रहा है, मैं वैसे तो दोस्त कर रहा है वैसा मैं करूँगा। लेकिन ये क्या कहता है, इंटरेक्टिव उसका लेक्चर्स होते हैं, स्मार्ट बोर्ड प्रदर्शन के थ्रू कर सकता है वो ये कहता है ये फ्लिप क्लासरूम है, यानी पहले से रिकॉर्ड क्लास का करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद में बच्चों को काम देगा, उसके अकॉर्डिंग आता है। गेमिफिकेशन यानी कि बच्चों को बहुत एनिमेशन के साथ पढ़ाएगा और उसका व्यक्तिगत शिक्षा भी कराएगा वो,
यानी बच्चे को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग करेगा। यानी दोनों चीज़ों का ICT का शिक्षण है उसको ये बताता है कि भाई इससे ये बेहतर है, क्यों बेहतर है इसको ये समझाना चाहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन और प्रशासन के लिए ICT उपकरण है। मूल्यांकन की बात की जाए तो क्या करना चाहिए, इसका मूल्यांकन रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब, क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत ही शानदार होना चाहिए। रियल टाइम फीडबैक और क्विज और छात्रों को समझ के त्वरित ज्ञान होना चाहिए, तुरंत के तुरंत दो, तुरंत के तुरंत क्या दे उसका उत्तर दो। स्कूल प्रशासन की प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, स्कूल का मैनेजमेंट होता है वो यूडाइस है, स्कूल टूल है, उपस्थिति में ग्रेड बुक है, इन तब सब चीज़ों का इस्तेमाल करके बोले। और तीसरा कहता है ई पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, यानी छात्र की प्रगति के विश्लेषण के लिए डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करें, यानी उसका कहाँ उसका रैंकिंग जा रही है, कहाँ नहीं जा रहा है, कितना पढ़ाई आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, नंबर कितने आ रहे हैं, नहीं आ रही है, तमाम सारी चीज़ों को पढ़ के वो काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का डिजिटल शिक्षा परिस्थिति तंत्र है, भारत का पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की तो बस कोर की बात की जाए, ये जो भारत का कोर है वो NMEICT है। इसका पूरा नाम है नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम है। इसके थ्रू NMEICT है और उसमें यूज होती है क्या, दीक्षा होती है, इसका नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा कहती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग, और इसके साथ में OLAPS है उसको ऑनलाइन लैब्स बोलते हैं। और इसके बाद ये जो आपको जो दीक्षा के अलावा निष्ठा दिख रही है आपको, इस निष्ठा के थ्रू नाम है उसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल हेड्स एंड टीचर एंड होलिस्टिक अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब क्या कहता है साहब, इसको ऐसा थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा जितनी आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। इसका नाम पूरा पूछ दिया मैंने, ई पाठशाला हो गई बात, और इसके अलावा दीक्षा आ गई, ई पाठशाला, OLAPS आ गई। अब स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछा जाएगा, ई पाठशाला भी है, OLAPS भी है। सवाल क्या होगा आपके, स्कूली शिक्षा के लिए क्या होता है, दीक्षा, OLAPS, और क्या होता है उसके साथ में ई पाठशाला, स्कूली शिक्षा के लिए होते हैं। लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए, हायर एजुकेशन की बात की जाए तो हमारे पास में क्या है, ई PG पाठशाला और वर्चुअल लैब और शोध गंगा, तीन चीजें। आपसे दो सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल क्या होगा कि भाई स्कूलिंग शिक्षा के लिए कौन कौन से मेथड है बता दो, तो आप बोलोगे दीक्षा, ई पाठशाला, OLAPS, तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, आप तीनों ओके हैं, जो नहीं है उसके वाला चौथा जाएगा। लेकिन कहता है कि हायर एजुकेशन के लिए कौन सा होगा, तो ई पाठशाला, वर्चुअल लैब्स और शोध गंगा, ये तीन ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो ये ना हायर और स्कूलिंग दोनों समझा दिया आपको। अब ये क्या करता है, पूरे शिक्षक जो प्रशिक्षण होता है शिक्षक को बताते हैं, उसके लिए क्या होता है, एडुकेटर के लिए निष्ठा है और स्वयं है। एडुकेटर के लिए क्या है, निष्ठा और स्वयं है। अब सवाल बन गए, आपको समझ में आ गई बात। मेन जो कोर है उसको NMEICT है। स्कूलिंग एजुकेशन के लिए काम करती है दीक्षा, ई पाठशाला और OLAP। और जब आप उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की बात करें तो आएगा ई PG पाठशाला, वर्चुअल लैब्स और शोध गंगा। अगर किसी टीचर की बात की जो एडुकेटर पढ़ाना चाहता है तब उसका होता है निष्ठा और उसका क्या है, स्वयं। डन है, ये सारा कंप्लीट आपको समझ में आ गया। ये सवाल थे इसके, इसीलिए मैंने आपको इसको मैप के थ्रू बताया। स्वयं 4 क्वाड्रेंट ई लर्निंग मॉडल है। स्वयं है जो क्या करता है, भारत का एक मुख्य उससे आधारित है, और वो क्या करता है इस पर बात कर लेते हैं। उसका क्या बोलता है ये देखिए, आ जाइए। 3 सिद्धांत पहुंच गए इक्विटी और गुणवत्ता पे। सबसे पहले बात कहता है भाई, स्वयं कहता है कि एक तुम्हारे पास क्या होता है, वीडियो लेक्चर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, वीडियो लेक्चर की बात की जाए तो वो कहता है तुम्हारे पास एनिमेटेड होना चाहिए, सिमुलेशन होना चाहिए और उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, मतलब हाई क्वालिटी का वीडियो होना चाहिए तुम्हारे पास में। दूसरा कहता है मूल्यांकन, उसका एवोल्यूशन कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन क्विज होनी चाहिए, बहुविकल्पीय प्रश्न होना चाहिए और परीक्षा भी होनी चाहिए। MCQ टाइप के क्वेश्चन भी होना चाहिए और आपकी परीक्षा भी उसकी होनी चाहिए, किसमें, इस मॉडल में, स्वयं में। फिर कहता है डाउनलोड एंड प्रिंट करने योग्य पठन सामग्री का वेब संसाधन भी करना चाहिए। ई कंटेंट भी आपको देना पड़ेगा। ई कंटेंट का मतलब होता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाए कंटेंट, जिसको डाउनलोड कर सकता है, जिसको डिजिटल फॉर्मेट बोल सकते हैं, ये कंटेंट होना चाहिए। चर्चा मंच होना चाहिए, यानी इसके बाद चैट होना चाहिए, चैट बॉक्स भी होना चाहिए, और चैट बॉक्स में जो अपने सवाल होते हैं उस सवाल को भी दूर कर पाए। ये किसका मेथड होता है, स्वयं का मेथड होता है। उसका नाम, स्वयं का पूरा नाम होता है स्टडी वेब्स फॉर द एक्टिव लर्नर फॉर यंग एस्पिरेंट्स माइंड, इसका पूरा नाम यही है। तो इसको आप पढ़ेगा तो 4 आपको पता है, ई कंटेंट, उसके बाद चैट होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए और वीडियोस लेक्चर अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सामग्री को क्यूरेशन और जो स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, यानी जो डिजिटल आपको सामग्री देते हो ना उसके अंदर एक तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, मतलब कहानी होते हैं बताने के लिए। क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले कहता है संचलन होना चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए, समालोचना होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए और संग्रह होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों मिल के फिर क्या कर सकते हो आप, ऑडियो,
फिर वीडियो और फोटोज सब मिला के डिजिटल स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, ताकि ऑडियो जब आप कंटेंट बोलते हो तो ऑडियो वीडियो और उसकी फोटोज सबको मिलाए, ताकि बच्चों को क्या लगे, इंटरेक्टिव लगे, वो बच्चा जुड़े आपसे और जुड़ के क्या करा, पढ़ाई शुरू करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइबर नैतिकता, सुरक्षा और कॉपीराइट। साइबर मतलब होता है कि कोई भी अगर आप कुछ डिजिटली जो दुनिया में रहते हो तो साइबर मतलब दुनिया से जुड़ने वाले साइबर, उस साइबर पर अटैक होने वाले साइबर अटैक्स होते हैं। इसके लिए क्या होगा, यानी आप डिजिटल दुनिया में लगा तो रहे हो, लेकिन और बाकी लोग होंगे जो क्या करते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं और आपके सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं। इस कोलैप्स को बचाने के लिए क्या कहता है साइबर नैतिकता और सुरक्षा कॉपीराइट, क्या कहता है, प्रमाणीकृत करता है। क्या कहता है भाई साहब, सबसे पहले तो मुझे कोई भी प्रमाणिक यानी कि मुझे इस बात की ऑथेंटिसिटी ऑथराइजेशन कराना पड़ेगा, यानी मुझे इसका मतलब होता है ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए मेरे पास कि ये हूँ या नहीं हूँ, ये प्रमाणीकरण है। उपयोगकर्ता की पहचान होनी चाहिए और नो हाउ आर यू, सिस्टम सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सूचित करें। यानी भाई साहब तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे मोबाइल नंबर को OTP लेके बता दिया जाए कौन हो तुम, तो तुम यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका प्रमाणीकरण होना चाहिए, वो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन उसका। पायरेसी और साहित्यिक चोरी, यानी बौद्धिकता क्या कहता है कि भाई तुम, दूसरा एक पार्ट क्या कहता है, इस वाला, ये जो इस वाला पार्ट कहता है पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है कि भाई अगर तुम हो, कंटेंट है वो तुम्हारा ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, कहीं और से चोरी करा हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए। इस कंटेंट को भी ध्यान रखने के लिए इसको क्या कहता है, कॉपीराइट का भी ध्यान रखते हैं। नेटिकेट, यानी सुरक्षा के वर्चुअल समुदाय को साइबर बुलिंग के रोकना और सम्मानजनक ऑनलाइन सुनिश्चित करना। यानी इसको आखिरी वाली परत क्या कहती है, उसको नेटिकेट कहते हैं। यानी सिंपल क्या कहता है, जितने साइबर अटैक हो सकते हैं उसकी सुरक्षा प्रदान करना, मुझे सिक्योरिटी प्रदान करने की एक लेयर होती है, इसको पूरा करते हैं। और ये रही ऑथेंटिसिटी, ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होती है साहब, यूजर नेम और पासवर्ड, ये किसके हैं, खुद के हैं, और इसी से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, लेकिन इसके डेटाबेस के अंदर नहीं जा सकते, उसके भी एक लॉगिन है। ये तमाम सारी चीजें इसमें काम कर रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भविष्य अब है एक नया और शैक्षणिक प्रतिभा, क्या कहता है, प्रौद्योगिकी कभी भी एक महान शिक्षक की जगह नहीं ले सकती, जो प्रौद्योगिकी है मतलब टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ में एक महान शिक्षक परिवर्तनकारी हो सकता है। यानी वाया टेक्नोलॉजी वो एक टीचर से महान टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, लेकिन क्या कहता है, टेक्नोलॉजी से एक टीचर प्रभावकारी और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, अच्छा डिजाइन बना सकता है, बढ़िया बना सकता है। NEP 2020 और ICT उपकरणों के माध्यम से हम केवल जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम भविष्य के विचारकों, रचनाकारों और डिजिटल नागरिकों निर्माण भी कर रहे हैं। NEP का ये स्लोगन है, इसके आधार पर बात कर रहा हूँ मैं। शिक्षा का सशक्तिकरण कभी भी और कहीं भी, यानी एजुकेशन है वो कहीं भी कहाँ सकता है। कहता है वर्चुअल समुदाय और ऑनलाइन शिक्षण अधिगम के संसाधनों के शिक्षा के लचीला, सहयोगात्मक और तकनीकी आधारित बना हुआ है। ICT उपकरण और LMS के शिक्षण की सुव्यवस्थित किया है। OERS और MOOCs के गुणवत्ता को पूर्ण सामग्री के सभी के लिए सुलभ बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ये सुनिश्चित करते हैं कि सीखना कभी भी रुके ना। गुणवत्ता इन चीज़ों में बताया गया है। देखिए एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ बैठ के भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, यही इसका एक माध्यम बताया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षण का नया युग है। ICT और NTEQ का मॉडल दिया गया है, जो मैंने NTEQ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इस NTEQ का पूरा नाम है इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंक्वायरी, यानी कि इंटीग्रेट करते हैं किसको, पूरी टेक्नोलॉजी को, किसके लिए, जितने सारे और रिसर्च में आ रहे हैं इस पर बात करते हैं। दो दोस्तों इसमें बात क्या बोला, वो सेम एज इट इज बात आ जाए, फटाफट समय नहीं करूँ। ये आपका बोला मैंने कहा, एक जो अलग अलग लोग हैं बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, इससे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कहता है ये मैश वाला है। ये मैश वाला मतलब होता है, ये मैश टेक्नोलॉजी है जो आपस में क्या करते हैं, डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ साझा करते हैं अपने सारे नॉलेज का, इससे नॉलेज गेनिंग होती है। ये निष्क्रिय श्रोता होता है, कृत्रिम में लगा होता है, केवल सूचना प्राप्त करते हैं लोग सिर्फ, हाँ भाई ये आ गया मेरे पास में। लेकिन ये सक्रिय अन्वेषण होता है, ये रचनात्मक सोच होती है और वास्तविक दुनिया में होता है। जैसे इसका क्या होता है, जैसे आपको एक खबर मिली, उसको खबर को सुन लिया, दैट इज ऑल आपके लिए, लेकिन ये इसमें सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाईटेक शिक्षक के, हाईटेक है और ये लो टेक है, इसके बारे में। लो टेक का मतलब होता है जहाँ एजुकेशन में टेक्नोलॉजी ना हो। क्या कहता है, लो टेक शिक्षक के अंदर तो सीधा निर्देश करते हैं और बहुत सिंपल है, लेक्चर पढ़ाते रहते हैं, उसको काम करेंगे। लो टेक में छात्र होते हैं, वो क्या कहते हैं, विभेदित निर्देश होते हैं और सहयोगी कार्य करते हैं, आपस में दोस्त मिलकर ही काम कर सकते हैं। लेकिन हाईटेक क्या कहता है, शिक्षक क्या होता है, वो इंटरेक्टिव लेक्चर देता है, स्मार्ट बोर्ड का यूज करता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो व्यक्तिगत शिक्षा देता है और पूछताछ आधारित शिक्षा लेता है, पूछता रहता है तो इंटरेक्टिव कर सकता है। और फ्लिप्ड क्लासरूम होते हैं, यानी रिकॉर्ड क्लास का हो सकता है, आगे असाइनमेंट और क्यूज पर काम करेगा, अलग दुनिया में बात करेगा, उसके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा।
इंटीग्रेशन वो सेम प्रॉब्लम, जो सेम सॉरी प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन में क्या कहता है, जो हमारे जो पढ़ रहे थे इसी को प्रमाणिक समस्या होती है, जो हमारे पास क्या होती है रजिस्टर्ड, यानी जो हमारे पास क्या क्या सवाल आ सकते हैं, मैंने बोला जो पृथ्वी चौड़ी गोल होती है, चपट्टी होती है, आ गया हमारे पास में। ये कहता है भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और वास्तविक दुनिया को समस्या के लिए डिजिटल संसाधनों का उपयोग करो। फिर क्या कहता है, कंप्यूटर को एक उपकरण के रूप में शामिल कर लो इसमें, और इससे कहता है कि जो इंक्वायरी आ रही है उस इंक्वायरी को क्या करो, पूरा करो। ये तमाम सारी चीज़ों को मिला के बनता है हमारा क्या होता है, जो मैंने आपको बोला था NTEQ। डन, आगे बढ़ते हैं। भूमिगत परिवर्तन क्या कहता है, भूमिका परिवर्तन है, क्या कहता है, सूचना प्रदाता क्या करता है NTEQ में, दोनों चीज देखिए, ये क्या है, ये वाला NTEQ शिफ्ट छात्र की तरह, ये शिक्षक के तौर पर, ये सूचना प्रदान करता है, NTEQ शिफ्ट करता है। डिजाइनर क्या करता है, प्रबंधक को सूत्रधार बना लेता है, यानी उसके पास सूचना मिलेगा तो क्या बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएगा, उसकी डिजाइन तैयार करेगा, क्या कर लेगा, डिजाइन तैयार कर लेगा, उसका मैनेज कर लेगा और उसको तरीका बना लेगा। बच्चा कहते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब जो काम नहीं, एक्टिव नहीं है। छात्र की भूमिका कहते हैं NTEQ शिफ्ट करता है और उसके बाद में किस में बदल जाता है, सक्रिय शोधकर्ता में। यानी किसी बच्चे के पास में आप सवाल छोड़ते हो और सवाल में बच्चा एक और सवाल छोड़ता है, उसका जवाब मिल जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, फिर अगली बार आता है तो वो अपना और सवाल लेके आता है, तो इससे क्या हो जाता है, बच्चा शोधकर्ता बन गया। जो आपका बच्चा एक्टिव नहीं था और वो जो पैसिव था, अब क्या उसमें हो गया, एक्टिव में बदल गया, और यही इसकी NTEQ का मेथड है। आगे क्या कहता है, उसको और एक्सप्लेन किया है, थोड़ा इसको समझिए। ये जटिलताओं से भरा हुआ दुनिया है, ये जो एजुकेशन की बात करें इसमें, ये जटिलताओं से भरे हुए दुनिया है। इस दुनिया में क्या कहता है, भौतिक अखंडता है, क्या चित्र में सामग्री में कोई भी भौतिक विषय, मतलब कोई भी मत पता नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है, रो डेटा है पूरा पूरा। फिर क्या कहता है, इसको फिल्टर करते हैं, और जैसे ही इसके पास में अर्थपूर्वक क्या है, इसके बाद दूसरी बात कंप्यूटर में आता है। इस कंप्यूटर में आते ही क्या करता है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, एकदम सही तरीके से सटीक हो जाती है और एक सही मापदंड के प्रमाणिक और सुरक्षित डिजिटल संसाधन हो जाता है। यानी जो चीज़ें खराब थी, खराब बोले तो जिसका विसंगत था, सिस्टेमेटिक नहीं था, अनसिस्टेमेटिक ही था, उसको क्या किया, यहाँ सिस्टेमेटिक बना दिया, और यही कहलाता है आपका सबसे बढ़िया डिजिटलाइजेशन का और। यानी इसका मतलब ये पूरी दुनिया में आपके दिमाग में चल रहा था, इस कचरे को मिटाते हुए कंप्यूटर क्या करता है, आखिर में जाके इसको सही रूप दे देता है, यही कहलाता है डिजिटलाइजेशन का सही प्रारूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हो पासवर्ड के बिन, हाँ, अब इसका सिक्योरिटी बहुत सिंपल है, ये सिक्योरिटी कोड है। इस सिक्योरिटी कोड मतलब आप कहीं भी जाओगे, अपने मोबाइल में ऐप चलाते हो तो सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी को बोलता है कि भाई तुम बायोमेट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, और तुम्हारे पास जो आपके पास टोकन या मोबाइल नंबर है उसका भी यूज़ करके, या फिर आप उसका पासवर्ड होगा उसको यूज़ कर सकते हो। यही एक सिक्योरिटी का माध्यम है, किसके लिए, साइबर क्राइम बचाने के लिए। पूछेगा सवाल, साइबर क्राइम बचाने कौन सा मेथड होता है, मल्टी फैक्टर वो ऑथेंटिकेशन है, जिसको ऑथराइज करेगा भाई आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न एजुकेटर्स एंड आर्किटेक्चर्स कैनवास है, जो आधुनिक दुनिया है उसका आप देखोगे तो आप चेक करके देखना, इसको थोड़ा सा देखो आप डीप में जाके, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। समझ में आ रहा है आपको। द मॉडर्न एजुकेटर आर्किटेक्चर कैनवास कहते हैं। देखो क्या कर सकता है मॉडर्न, कैसे ऐसे एजुकेशन मिल सकता है, ऐसे का एजुकेशन मिले पॉडकास्ट एंड ऑडियो। यानी कभी आपने सुना होगा दो आदमियों के बीच में पॉडकास्ट होता है, उस पॉडकास्ट पर बात हो रही। दूसरा कहता है सेक्सी टीवी और रिकॉर्डिंग किए गए व्याख्यान, यानी कोई टीचर है वो क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है और अपने लेक्चर्स देता है, जिससे यूट्यूब पर आपका अवेलेबल हो जाता है। डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी किसी भी बच्चे को अगर मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब होता है 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए काम हो सकता है। ये लाइव ऑडियो ब्रिज होता है, यानी वो हमेशा क्या करता है, बोलता रहता है, आप कान में ईयरबड लगा के सुनते रहो, ये सारा काम होता है। मोबाइल लर्निंग, सेल फोन और टेबलेट जो कहीं भी कभी भी सीखने के सक्षम बनाते हैं, इसी का नाम है द मॉडर्न एजुकेटर आर्किटेक्चर कैनवास। यानी क्या करता है, पॉडकास्ट के थ्रू, वीडियो लेक्चर के थ्रू, या मेरे पास कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या फिर ऑडियो लेक्चर के थ्रू, इन कोई भी हो सकता है। तो ऑडियो जैसे कुकू FM आपने सुना होगा, इससे ये यही चीज़ है जो उसमें काम आता है। द मॉडर्न एजुकेटर्स आर्किटेक्चर कैनवास कहता है, क्या कैसा है, देखिए समझिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये बच्चे कक्षा में, बैठे होंगे कक्षा में, और ये घर पर है, तो ये घर पर बैठे हुए भी ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। इसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लास मतलब क्लास का क्या करेगा, टीचर एक पल क्लास रिकॉर्ड करेगा, भाई साहब इसको समझिए, ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, अब बच्चा उसको क्या करेगा, बैठ के देख लेगा, लेकिन उसके साथ में क्या दे देगा, वो क्यूज दे देगा, और क्या दे देगा, असाइनमेंट दे देगा। अब क्या करेगा, नेक्स्ट डे जब आएगा तो उस बच्चे को दोबारा पढ़ाना, टीचर को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इसको पढ़ा दिया, ये क्यूज दे दिया। अब उसको क्या करेगा, वो मूल्यांकन करेगा, क्या करेगा, बस सिर्फ मूल्यांकन करेगा, सिर्फ देखेगा, एवोल्यूशन करेगा, भाई तुम्हारे पास जो कल दिया था, पढ़ाया था, उसका उत्तर मिला क्या। अगर ये मूल्य मिल जाता है तो सहयोगी परियोजनाओं की समस्या का समाधान उच्च स्तरीय
सोच को भी पैदा करता है, क्योंकि अब आपके पास में क्या है, नया सोचने का मिलेगा। यही कहलाता है इसका क्या, द मॉडर्न एजुकेटर आर्किटेक्चर है, जिसको हम इसको फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम बोल आ गया समझ में आपको? क्वेश्चन आएगा तो उत्तर कर दोगे, मुझे भरोसा है। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न एजुकेटर आर्किटेक्चर के क्या कहता है, लैपटॉप योजना के थ्रू तो हो सकता है, जो लैपटॉप है योजना है उसके थ्रू, मतलब पढ़ाने की शिक्षा काम करने के लिए आपके पास एक चाहिए, या फिर आप टैब यूज़ कर सकते हो भाई साहब, टैबलेट यूज़ कर सकते हो मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। और या फिर आप क्या कर सकते हो, ये इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड है, इसको यूज़ कर सकते हो। ये दो तीनों चीज़ों की ओर से एडुकेटर के लिए क्या करना चाहिए, जरूरी है तीनों। या तो वो कंप्यूटर के लैपटॉप के थ्रू पढ़ा सकता है, या फिर वो टैबलेट के थ्रू, या फिर वो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा सकता है। ये इसका मॉडर्न एरा की जरूरत है। एनटीईक्यू पाठ योजना है, एक 3 चरणीय बात कही है, कंप्यूटर से पहले आधारित। क्या कहता है ये मैंने तीनों चीज बताई थी ना आपको। कंप्यूटर से पहले क्या करेगा, सबसे पहले प्री वाला आधार पर निर्माण और तैयारी करेगा। प्री वाला ये कौन सा वाला है, प्री। ये जो होगा प्रेजेंट में उसकी बात हो रही है, जो करेगा उस टाइम कंप्यूटर के दौरान सक्रिय शोध और डेटा, यानी कंप्यूटर कर रहा है उस दौरान उसको एजुकेशन क्या करेगा, एडुकेटर क्या करेगा, उसको समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा। और कंप्यूटर के बाद, कंप्यूटर के मतलब पढ़ाने के बाद विश्लेषण करेगा और मूल्यांकन करेगा, क्या जो पढ़ाया गया है वो सही है, क्या इतने सवाल है, कितने नहीं सवाल है, क्या बच्चों की क्वेरीज है, क्या बच्चों की क्वेरी सोल्व, इन तमाम सारे चीज़ों के पोस्ट होगा। यानी ये प्री है, प्रेजेंट है, ये क्या है, पोस्ट है। और यही एनटीईक्यू है, यही एक समझने वाली चीज़ है। इसका मेन मेथड ये है, वैसे तो 10 उसके दिए गए, लेकिन असली जो मेथड है वो 3 है। इसी 3 पर सवाल आते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कनेक्टेड क्लासरूम एक समग्र दृष्टिकोण है। मतलब कनेक्टेड क्लासरूम का मतलब क्या कहता है, सुनो इसको समझिए थोड़ा सा। क्या कहता है, इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड गतिशील एनटीई की समस्या को मिटाता है, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, सही है। सहयोगी और सक्रिय शोधकर्ता आ गए, ये सब लोग सहयोगी है और शोधकर्ता भी है कि भाई क्या क्या हो रहा है, नया क्या चीज़ मिल रहा है, क्या सवाल नहीं है, उसको निकाल के देखते हैं। शिक्षक, डिजाइनर और प्रबंधक, सूत्रधार। ये जो टीचर है वो क्या करता है, क्या डिजाइनर है और सूत्रधार भी है। सूत्रधार मतलब होता है इसको होस्ट करेगा, किसको, जो बताया गया उसको होस्ट करेगा, समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा एक्चुअल में है क्या ये चीज़ें। और कहता है सुरक्षित नेटवर्क और मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन। ये जो आपको सिक्योरिटी होता है उसको क्या करता है, सिक्योर करता है उसको, साइबर क्राइम को, इसकी ये सब चीज़ों, इन 4 चीज़ों की जरूरत है। एक समग्र दृष्टिकोण बताया उसने। देख, क्लासरूम कनेक्ट करने के लिए मुझे स्मार्ट बोर्ड चाहिए, है भाई साहब मेरे पास में। मुझे ये सहायता करने वास्ते ये मुझे रिसोर्स वाले लोग चाहिए, बिल्कुल है मेरे पास में। एक मुझे पढ़ाने वाला टीचर चाहिए जो एडुकेटर हो, जो अच्छा दिमाग लगाता हो, डिजाइनर हो। और मुझे इसकी जो क्लासरूम ले रहा हूँ उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए। तो सिक्योरिटी साइबर क्राइम के लिए बचाने के लिए भी सुरक्षित नेटवर्क है। इसी को कहते हैं उपकरण सुरक्षा और शिक्षण दर्शन का सफल एकीकरण है इसी इमेज में। शिक्षक का निरंतर विकास कैसे हो सकता है, पहले बुनियादी कंप्यूटर को साक्षरता बनाएगा, फिर क्या होता है उसने सिमुलेटेड क्लासरूम की सेटिंग अभ्यास करेगा, किस तरह क्लास पढ़ानी है, किस तरह नहीं पढ़ानी, सब चीज़ों में बात करेगा। सॉफ्टवेयर कार्यों को गहरी समझ रखेगा, क्योंकि जब पढ़ाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का मामले में नॉलेज होना जरूरी है, उसकी डीप नॉलेज चाहिए। और प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र का सफल एकीकरण करेगा। फिर टेक्नोलॉजी और जो अपना एजुकेशन पढ़ा रहा है उन दोनों का क्या करेगा, वो डीप नॉलेज लेके उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। यही शिक्षक का निरंतर विकास मार्ग है। भविष्य की शिक्षा और असीमित संभावना। छात्र अब केवल जानकारी के उपभोक्ता नहीं है, वे ज्ञान के भी निर्माता है। भविष्य के लिए याद रखना इस बात के लिए, छात्र अब केवल जानकारी नहीं चाहिए, उसको भविष्य निर्माण करना है, तो उसके पास क्यूरियोसिटी होती है बहुत सारी। शिक्षक अब केवल व्याख्याता ही नहीं है, लेक्चरर नहीं है, वे सीखने की यात्रा में वास्तुकार है, वो सिखाने की यात्रा में वास्तुकार है। कक्षा अब 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, एक वैश्विक नेटवर्क हो चुका है, ग्लोबल नेटवर्क हो चुका है एजुकेशन। आप कहीं भी किसी भी दुनिया का कोई भी लेक्चर पढ़ा रहा है उसको पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। अब ये ग्लोबल हो चुका है। यही हम कहते हैं, हम केवल तकनीकी नहीं सिखा रहे, हम सोचने का नया तरीका डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों। द डिजिटल लर्निंग जर्नी है हमारी, जो डिजिटल लर्निंग है उसकी यात्रा है। इम्प्रूविंग 21वीं सदी है हमारी क्लासरूम प्रोग्राम में, उस पर हम बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, द माइंड सेट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, उसको क्या बोलते हैं, मानसिक खोज आधारित है। हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसी हमारे पास होना चाहिए, हमारी मानसिकता कैसे होना चाहिए, नई नई खोज करना, नया नया सवाल करना, नई तकनीक को जानना और नई तकनीक का इस्तेमाल करना। ये तमाम सब चीज़ें हमें बनाती है क्या, बेहतर एजुकेशन की ओर लेके जा रही है। तभी कहते हैं एनटीईक्यू का यहाँ पर क्या किया, इस्तेमाल किया गया है। और मॉडल एक तकनीकी आधारित शिक्षण मॉडल है जो कंप्यूटर की तकनीकी खोज को करता है और विद्यार्थियों को आईसीटी के उपकरणों की समस्या समझाता है। यह नई खोज की दुनिया को क्या कहता है, एनटीईक्यू मॉडल कहता है, उसी पर बात करता है वो। बढ़े आगे, चलिए फिर कहता है ये जो प्रेजेंट है, आईसीटी जो उपकरण है वो निष्कर्ष निकलता है प्रेजेंट में। ये वही वाली बात बताइए उसमें दोस्तों, क्या ये प्रोजेक्ट है, ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उस पर एक प्रोजेक्ट है, उस पर बात क्या कहता है, इस पर क्या करता है,
प्रेजेंट फाइंडिंग द यूजिंग आईसीटी टूल्स, अभी वो कर रहा है, पावर पॉइंट यूज करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। फिर क्या करता है ये, अधिगम उद्देश्य को पहचान करता है, आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या पढ़ा सकता है, क्या क्या उसको फाइंड आउट करता है। सेलेक्ट कंप्यूटर एंड आईसीटी रिसोर्स, कंप्यूटर में आईसीटी रिसोर्सेज जो ओआरईज में कहाँ पढ़े हैं, कहाँ क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेता है काला क्लाउड से। फिर कहता है डिजाइन इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज, जो खोज है वो उसको क्या करता है, जो हमारे पास रिसर्च जो आई है हमारे पास, उसके आधारित पर क्या करता है, वो तैयार करता है अपने सब चीज़ों को। और स्टूडेंट कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट से भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है भाई क्या क्या कमियाँ क्या क्या नहीं होगी, फिर वापस चलता है वो आईसीटी अपकोड का इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह से इस साइकिल में क्या करता है, वो पढ़ता रहता है। इट मीन्स, थोड़ा सा ऐसा समझा देता हूँ, एक वो सिंपल उसका क्या होगा, जब पढ़ाना चाहेगा तो वो अपना क्या करेगा, हर जगह से डेटा कलेक्ट करेगा टीचर, उसकी एक रिसर्च देखेगा और क्या क्या अभी रिसर्च में क्या क्या आ रखा है उस पर देखेगा, क्या क्या क्वेरीज है उसको देखेगा, फिर वो पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद में क्या क्या क्वेरीज उसको देखेगा। तो ये साइकिल क्या करता है, चलती रहेगी और इससे क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्या, द कंपास द नेविगेशन डिजिटल ट्रथ है, जो दिशा सूचक है। डिजिटल क्या करता है, किस तरह से, सच बताऊं क्या है, इसको बोलता है कि सबसे बड़ा कंपास की अगर बात की जाए तो उसका सबसे बढ़िया चीज आती है ट्रथ, सच्चाई, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। यानी जो चीज पढ़ाया जाएगा उसमें क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए 2 नंबर पर, उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब उसके पास 100% सही होना चाहिए। रिलायबिलिटी यानी रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस पर भरोसेमंद होने चाहिए। और तीसरी कहते हैं वैलिडिटी, यानी जो बोली गई है वो बातें वो लंबी समय तक चले, इन चीज़ों में बात कर रहा है ये कैनवास कहता है। तो फिर क्या कहता है ये कि आईसीटी संसाधनों को प्रमाणित करने का अर्थ है कि सांचना और डिजिटल जानकारी के विश्वसनीय पर सही अध्ययन और वैश्विक रूप से उपयोगी है या नहीं है, इस गलत और भ्रामक जानकारी को उपयोग बचाओ रहे। यानी कोई भी नॉलेज होता है ऐसे फालतू का नॉलेज लेके दुनिया में ज्ञान देना से बेहतर है पहले रिसर्च करो, उस पर काम करो और उसके बाद में जब वेरीफाई हो जाए उसके बाद में दुनिया को पढ़ाओ। यही हमारी ड्यूटी बनती है। इसलिए चीज़ आती है ट्रथ यानी सच्चे, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये सब चीज़ें इसी में आती है। डन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में क्या कहता है ये मैंने जो समझाया था वो, ये सारी कचरा आ रहा है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कचरा नहीं है, ये सारा नॉलेज आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉलेज। ये हर कहीं से नॉलेज आ रहा है, ठीक है। ये कहता है, उसके बाद में कहता है ऑथर क्रेडिबिलिटी आती है इसके पास में, ये इसको चेक करता है स्टूडेंट। उसके बाद में कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट, जो मेरे पास जो आया है कंटेंट, ये जो नॉलेज है उसको आया है कंटेंट, ये मेरे पास एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है, जो अभी घटनाएं जो टाइम पीरियड के अनुसार, जैसे भारत को ऐसा कहते हैं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जो आपने पहले दुनिया में देख रखा है मनमोहन सिंह, तो आपने पहले कहा मनमोहन सिंह है, अभी तो पीएम मोदी है भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आप अपडेट होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर कहता है एजुकेशनल वैल्यूज, इसकी कितनी एजुकेशनल वैल्यूज है इसको आप लिखो, और उसके बाद में जो ये इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, विश्वसनीय जानकारी होनी चाहिए, इसमें कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, ताकि वो बच्चा सीख के जाएगा आपसे तो वो आगे भी। ड्रैग एंड ड्रॉप सोर्सेज, ये जो सोर्सेज होते हैं उसको ड्रैग करो और ड्रॉप करो, यानी जो जो कहीं से भी सोर्स मिल रहा है, ओआरईज में मिल रहा है या फिर कहीं ओमूक्स में मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, उसको इस्तेमाल करो और क्या करो, उसको रखो, उसी से ऑथराइज सोर्सेज से आप क्या करो, दुनिया को पढ़ाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इन्वायरमेंट द मॉडर्न लर्निंग स्पेसेस है वो क्या कहता है, परिवेश कहता है, आधुनिकरण का अधिगम या लर्निंग स्थान क्या कहता है, सबसे बढ़िया बताता हूँ, चलो आ जाओ। ई लर्निंग यानी कि आपके पास ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है। अब इसके बाद में क्या कहता है, मैंने फ्लिप्ड कक्षा, मैंने आपको फ्लिप्ड कक्षा बता दिया, कक्षा चर्चा बता दी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फ्लिप्ड कक्षा वो होती है जो रिकॉर्डेड उसके बाद में अगले दिन असाइनमेंट कर देगा। ये है ब्लेंडेड लर्निंग, उसको बोलते हैं मिश्रित अधिगम बोलते हैं, यानी वो क्या करता है, साथ में डिजिटल भी होगा, साथ साथ में फ्लिप्ड भी होगा, इन दोनों को मिक्स करके क्या करता है, ये ब्लेंडेड होता है। फिर क्या स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम मतलब स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम होता है, उसको सारा डिजिटलाइजेशन को यूज़ करते हुए पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट क्लासरूम। और उसके कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग है, तो ऑनलाइन ही पढ़ाने के लिए उसको लर्निंग बोलते हैं। यही कहता है आईसीटी अप्रोचेज, यानी जितनी आईसीटी यूज़ करती है किस किस को करती है, सबसे पहले कहते हैं ई लर्निंग को करती है, यानी आप ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो उसके लिए। फ्लिप्ड क्लासरूम को भी आईसीटी डिकोड करती है, और ब्लेंडेड लर्निंग भी आईसीटी यूज़ करती है, और स्मार्ट क्लासरूम भी आईसीटी का अप्रोच करती है, और ऑनलाइन लर्निंग है वो भी क्या करती है उसमें, तो डिजिटल कंटेंट बनेगा, फिर ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा, उसके बाद डिजिटल असेसमेंट होगा, फिर इंस्टेंट फीडबैक आएगा। ये तमाम सब चीज़ें जोड़ के आ जाती है आईसीटी को लेके बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द मास रीच एजुकेशनल रेडियो एंड टीवी। अब बताओ, मास का मतलब होता है जहाँ दुनिया में आप पहुँचना चाहते हो, कम्युनिकेशन की बात पूरे पब्लिक में। तो क्या कहता है दोस्तों, ये समझाते हैं थोड़ा सा। ये नेटवर्क है, मैंने कहा था नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कॉल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, दुनिया में ये लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, ये सब लोग यहाँ रह रहे हैं। इन सब को नेटवर्क के थ्रू क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, आपस में इसको कनेक्ट करता है जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत होती है। मास मतलब पब्लिक होता है। इस पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास नेटवर्क है। इस नेटवर्क की छाया में क्या करता है, वो प्रिपेयर द प्रोग्राम्स, कार्यक्रम को तैयार करना, ब्रॉडकास्ट करना, यानी ब्रॉडकास्ट यहाँ से आएगा, वॉच एंड लिसन, इसको सुनना जो बातें हो रही है उसको, और डिस्कशन क्लियरिटी, उसके बाद में डिस्कस करना और उस पर क्लियरिटी पाना। ये सारा मेथड इसको यूज़ करता है क्या, जो एजुकेशनल रेडियो एंड टीवी है उस पर काम करता है और सब लोगों को जोड़ता है नई आईसीटी का रूल और रेगुलेशन के माध्यम से। और भी बढ़ेगा दोस्तों, आगे जो आएंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आएगी। अभी जो पढ़ रहे हैं हम, जितना हमारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पर्सनल रिसर्च है, पोर्ट्रेट एंड मोबाइल लर्निंग है, व्यक्तिगत पहुंच है, जो पोर्टल और मोबाइल अधिगम है। क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है सबसे पहले कहते हैं आप क्या करोगे, सबसे पहले मोबाइल लर्निंग में पढ़ोगे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको ऐप को, फिर एक्सेस करना पड़ेगा एनी टाइम, कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो और पार्टिसिपेट उसमें भाग ले सकते हो, बात करने में, पढ़ने में, शिक्षा में। और सबमिट आपको डिजिटली, आप डिजिटल रूप से क्या करते हो, सबमिट कर सकते हो। किसके लिए, दीक्षा। किसके लिए, दीक्षा। इस दीक्षा को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल ऐप होगी, आप क्या करोगे, मोबाइल लर्निंग होगा, इंस्टॉल ऐप करोगे दीक्षा की, और एक्सेस एनी टाइम कभी भी कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो भी है डिजिटल रूम में उसको जमा करा दो दीक्षा के पास। दीक्षा रूम क्या कहेंगे, ये किससे करती है, स्वयं उसको देती है, एक है सक्षत उसको देती है, फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, वीडियो लेक्चर है, ई बुक्स सेल्फ प्रोसेड है, निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है उसको मिलता है। और स्वयं और इन चीज़ों में बात की जाए तो ये सारी चीज़ कहाँ है, मूक के थ्रू आती है और पूरे विश्व भर में इन चीज़ों से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें इसमें होगी। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये जो चल रहा है, ये दोस्तों याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ है। इतना पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाए। हाँ, ये अगर वीडियो इतनी मेहनत चल रही है दोस्तों, वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। समय कुछ बचा है, क्या पता और लोगों का सहायता मिल जाए। एक क्लास में पूरी आईसीटी खत्म है, इस बात को याद रखना। द वॉइस डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या कहती है कि भाई विषय को सुनना, बल्कि डिजिटल स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है किसी बातें बतानी हो तो डिजिटल एकदम बिल्कुल आप बताओ, किसी की दुनिया को विजुअलाइज कराते रहो, बातों में क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। तो क्या कहता है दोस्तों, सिलेक्ट टॉपिक, टॉपिक को पहले सिलेक्ट करोगे कोई भी टॉपिक में। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पढ़ाना है किसका, मैं उदाहरण देता हूँ, क्या जो आप अब्दुल कलाम को, एपीजे कलाम साहब को आप सुनना चाहते हो, तो आप क्या करो, कलाम साहब का एक टॉपिक लोगे, उनकी सोच के क्या करो, सिलेक्ट विषय को चुनोगे, उसके फोटोज़ वगैरह यानी इमेजेज है, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करोगे। इन चीज़ों को करने के बाद में आप ऑडियो बनाओगे, क्रिएट ए स्टोरी टेलिंग, उसको बताना कि ये छोटे से बच्चे थे, उसमें ये किया, उन्होंने ये किया, फिर उनके बाद दिमाग में ये चीज़ आया, फिर साइंटिस्ट बने, फिर उन्होंने एक रॉकेट बनाया, फिर उसने ये काम किया, बहुत अच्छे बने। तो इस तरह से ये कहानी लिखोगे। ऐड मल्टीमीडिया, जो ये मल्टीमीडिया आपने लिया था वो सारा ऐड में मल्टीमीडिया यूज़ कीजिए, फ़ोटो चाहे वो इमेजेस हो या फिर वीडियोज़ हो, इन दोनों को यूज़ करिए। और उसके बाद में क्या करते हो, प्रेजेंट स्टोरी, आप स्टोरी को सुना दीजिए। यही है डिजिटल स्टोरी टेलिंग का पूरा रूट। क्लियर है, ये सवाल भी आपके पास आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको इसको ऐड कर दिया स्क्रीन के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। जब कैसे प्लान करोगे, प्लान कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ऑडियो को क्या करते हो, यहाँ पर ये टेक्स्ट होता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, यानी अब स्टोरी यहाँ पर लिख लोगे, लिख दोगे, उसके बाद ऑडियो के नोट्स बना लोगे, ये भी स्टोरी लिखोगे उसमें नोट्स बना दोगे, ये भी स्टोरी बनाओगे इस तरह बना लोगे। ये फिर क्या करोगे, इसको क्या करो, एक पावर पॉइंट के थ्रू एनिमेटेड करवा दोगे इसको स्टोरी, जैसे आप बोलते जाओगे पीछे वही बैकग्राउंड। जैसे आप बोलोगे अब्दुल कलाम छोटे बच्चे, तो बच्चे वाली फोटो आपको सामने दिखनी चाहिए, बड़े हो गए तो बड़े वाले, रॉकेट के साथ रॉकेट वाली फोटो होनी चाहिए। इस तरह से ये कहता है स्टोरी टेलिंग है, ये डिजिटलाइजेशन है, उसको ज़्यादा दुनिया को समझ में आता है, ये पॉइंट है इसका। द थ्रेट लैंडस्केप एंड साइबर क्राइम, क्राइम जो साइबर क्राइम है उसको क्या है, एक खतरे का परिदृश्य है साइबर क्राइम। अवैध गतिविधियों जो कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के द्वारा की जाती है, उसमें क्या कहता है, क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है क्या, हैकिंग, यानी हैकिंग कर सकता है कोई भी, यानी आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, आपके ऑथेंटिसिटी को हटा सकता है और आपका कोड भी उठा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड भी कर सकता है, पेमेंट वगैरह आपके पास बोल देगा कि आप पढ़ लीजिए, उसको 500 रुपये, 1000 रुपये, 25,000 रुपये लीजिए कोर्स का, आप देते हो लेकिन बाद में पढ़ाई नहीं होती, इसका ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। आइडेंटिटी भी थेफ्ट, आपकी जो आइडेंटिटी है आपने दे रखी है वो भी चोरी हो सकती है, कोई और लेके आपके नाम पर क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कई बार आपसे व्हाट्सअप में देखा होगा, पैसा मांग लेते हैं, मैसेज फेसबुक पर अगर पैसा मांग लेते हैं, भाई ज़रूरत है, तो ये आइडेंटिटी आपकी क्या थेफ्ट हो रही है। और एक फिशिंग होता है, फिशिंग होता है कि बैंक जानकारी मांगने वाले होते हैं लोग, क्या करते हैं,
बोलते हैं कि आपके यहाँ पर एक आपको कोड आया होगा, हम आपका आधार कार्ड बदल रहे हैं, हम ये है उस बैंक से बोल रहे हैं। ये जो लोग करते हैं उसको बोलते हैं फिशिंग। क्लियर है? ये तमाम सारी चीज़ आपको दिखाई देती है। ये सारा किसका है? ये आईसीटी का हिस्सा है दोस्तों, आपको ये भी पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। दिस द शील्ड साइबर शील्ड क्या कहता है? ये व्यक्ति अगर बैठा है इस शील्ड पर लगा रखा है। शील्ड का मतलब होता है ये शील्ड है, इस पर क्या कर रहा है? हैकिंग की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मर जाती है, फिशिंग भी नहीं कर सकते और फिशिंग भी नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह से इसको हटा नहीं सकते। मजबूत पासवर्ड है। क्या क्या चाहिए दोस्तों? आपको भी याद करने वाली बात है, मजबूत पासवर्ड चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए। हमेशा क्या करते हैं लोग? अपना मोबाइल नंबर ही यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? अपना मोबाइल नंबर ही यूज़, वो गलत है। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़ करते हैं, वो गलत है। वो आप इस तरह से वो कहते हैं वो मजबूत पासवर्ड रखिए। अवॉइड अननोन लिंक्स, कोई भी लिंक आती है आपको कहते हैं इसको लीजिए 5000 जीत जाओगे, तो ये खराब है। एंटीवायरस आप यूज करोगे और प्रोटेक्ट करोगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी देना आप मना करिए। नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब देना बंद कर दीजिए। ये इसी का चैप्टर का हिस्सा है दोस्तों। डन, आगे बढ़ते थे। द इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्या क्या इक्विपमेंट्स है? सबसे पहले प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं ओपन सोर्स होते हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है किसी जो कंपनी जो काम करती है, जो आपने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखे होंगे जो अपनी ऐप चलाते हैं और उसमें पैसा लेते हैं, ये सारे के सारे लोग कौन होते हैं? प्रोप्राइटरीज। ठीक है, जो लोग फ्री होते हैं, ये ऐसा समझ लीजिए, ये फ्री वाले लोग होते हैं वो होते हैं ओपन सोर्स वाले, जो पेड वाले लोग होते हैं ना वो सारे प्रोप्राइटरीज वाले हैं। बस इतना याद रखना। क्या कहता है? किसी कंपनी के स्वामित्व हो, लाइसेंस की आवश्यकता होती है और स्वतंत्र रूप से उपयोग हो, संशोधन हो, वितरण की अनुमति हो। यानी जैसे यूट्यूब है वो फ्री है, मौज करो, ये सारा ओपन सोर्स का है। और किसी पेड कोर्स लेते हो आप, सारा ये प्रोप्राइटरीज वाला है। डन। इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, जो मैंने आपको बता दिया सारा। और इसके अलावा सिंथेसिस आईसीटी इन्फ्यूजन इन लेसन ऑफ द प्लानिंग, पाठ की योजना के आईसीटी का क्या समाधान हो सकता है? चलिए इसको एक्सप्लेन और कर लेते हैं। बस थोड़ा सा बचा टॉपिक, भागना मत। डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव को पहले से माइंड से, एनटीईक्यू से और माइंडसेट से कि अधिगम का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट है जो आईसीटी के टूल्स होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं किसके माध्यम से हो जाएगा। फिर हम ऑडियो और वीडियो, उसके मल्टीमीडिया जो यूज़ होती है उसको यूज़ करते हैं। और जैसे ही उसके पास इंटरेक्टिव जो हमारे पास बोर्ड होता है उस इन्वायरमेंट को उसको देते हैं। और फिर एवेल्युएट करते हैं। क्लासरूम जैसे हम डिलीवर कर देते हैं उसके बाद डिजिटल मूल्यांकन कर लेते हैं, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। और इसी का यूज़ करते हुए हम क्या कहते हैं? पाठ की योजना का आईसीटी में समावेशन है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम उस बात को जानते हैं, फिर उसको इकट्ठे करते हैं, फिर आईसीटी टूल क्या क्या चाहिए वो लिखते हैं, फिर मल्टीमीडिया जितना हो सकता है वो सारा यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम क्लास को कंडक्ट करते हैं, फिर उसका एवोल्यूशन कर लेते हैं एनटीईक्यू के तहत। क्लियर है? इसके बाद में क्या है? यहाँ इम्पावर्ड डिजिटल सिटीजन है, एक सशक्त डिजिटल नागरिक बनाने की हमारी भूमिका है। और इसी भूमिका के लिए हम आईसीटी को यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। सशक्त डिजिटल करने के लिए आपके माइंड को क्या करता है? वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस माइंड के अंदर क्रिएटिव आता है, रिसर्चिव माइंड होता है, सुरक्षित प्रदान करता है, आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। आपके पास पेंट है वो उसके यूज़ करता है डिजिटलाइजेशन में, और आपकी दुनिया का कैनवास तैयार कर लेता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं है, रोड मैप तैयार हो जाता है। आईसीटी ने डिजिटल उपकरणों का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का संवादात्मक विधियों द्वारा शिक्षण अधिगम में नई संभावना उत्पन्न की है। साथ ही प्रभावी आईसीटी शिक्षा के लिए संसाधनों का सही उपयोग और प्रमाणीकरण और साइबर सुरक्षा का अत्यंत आवश्यक है। ये तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ये आईसीटी को लेके, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी हो और अच्छी लगी हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस सेशन को और दोस्तों में शेयर करोगे। आपके शेयर करने से दोस्तों एक चीज़ बढ़ के ज़रूर आ जाएगी, वो है हमारा मेहनत की हुई उसके बच्चों के पास पहुंच जाएगी। क्या पता आपके इस शेयर करने से उन बच्चों का फ़ायदा मिल जाए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छे सवाल आते हैं, 5 से 10 सवाल इसी के आते हैं। अगर ये सवाल आप इतना सा लेसन ये पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद में आ जाएगा तो आपके लिए ज़िंदगी में बल्ले बल्ले है। थैंक यू सो मच। आप देव के साथ थे। प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर शेयर कर लेना। इतनी से मैं आपसे इल्तजा करूँगा। थैंक यू सो मच। आप देव के साथ थे। बेस्ट विशेज़ फॉर द एग्ज़ाम।